हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप, वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी के लिए एक और नया धांसू एनीमे लेके आ चुकी है। आप सभी ने कभी तो सोचा ही होगा कि आखिरकार जो डीमंस होते हैं वो हीरोज के साथ लड़ाई तो करते हैं और हीरोज को तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। उन सभी का पूरा एक अकेडमी होता है जहाँ से हीरो बन के निकल के आते हैं। लेकिन डीमन की किंगडम के क्या बारे में है, क्योंकि उनके जो किंगडम है वहाँ भी तो कुछ सिस्टम होता ही होगा। किस तरीके से आखिर डीमन किंग चुना जाता है, क्या उन्हें कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है? तो अगर आपके यही सारे सवाल है तो इस एनीमे में आपको उसी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया देखने के लिए जहां डीमन की किंगडम के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इस किंगडम के बारे में बताया जाता है जो कि होता है डीमन किंगडम, और इसके अंदर एक ऐसा कॉलेज भी बना हुआ होता है जो कि ऑब्वियसली एक अकेडमी है जिसे डीमन किंग अकेडमी कहा जाता है। और इसके अंदर जितने भी डीमंस होते हैं वो ट्रेनिंग किया करते हैं ताकि वो ताकतवर हो सके। हजारों सालों पहले इनके एक डीमन किंग हुआ करते थे जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने इतनी ज्यादा तबाही लाई थी कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ समय बाद वो गायब हो गए और अभी ऐसा इंट्यूशन मिला है कि हर साल यहाँ जितने भी डीमन अकेडमी में पढ़ने के लिए आते हैं उसी के साथ इस साल जितने भी लोग आने वाले हैं उसी में से कोई उनके डीमन किंग का पुनर्जन्म हो सकता है। और इसलिए ये सारे लोग इसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। और कुछ गिने चुने जो डीमंस के स्टूडेंट हैं उन सभी को लेटर के लिए इन्विटेशन भी दिया गया इस अकेडमी से, और उन कुछ स्टूडेंट्स में से कोई तो डायरेक्ट डिसाइपल भी है डीमंस की अकेडमी के। फिर फाइनली हमें हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम एनोस होने वाला है वो दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की मीशा के साथ उसी अकेडमी में जा रहा होता है। उन सभी को अकेडमी के अंदर जाते हुए एक बदमाश बच्चा टोक देता है और थोड़ा बुली करने लगता है कि ओहो, यहाँ पे अब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एडमिशन देने के लिए लाए हैं। लेकिन एनोस इग्नोर करते हुए अंदर चले जाता है, जिस चीज से वो बंदा इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, और फिर वो उन्हें जलाने की धमकी देने लगता है। लेकिन एनोस पीछे पलटता है और अपने जस्ट फूक के साथ ही उसकी आंख को बुझा देता है, जिससे इरिटेट होने के बाद वो आदमी बहुत ही बुरा भला बोलने लग जाता है एनोस के बारे में। तो एनोस अपनी हिप्नोटाइजिंग एबिलिटी का यूज करते हुए उसको सीधा घुटनों पे बैठा देता है, जिस चीज को मीशा नोटिस करती है और उसे ये चीज थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं डायरेक्ट रॉयल किंगडम से आता है। तो ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है एनोस के लिए। फिर ये सारे लोग अकेडमी के एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल इन्हें यहाँ पे आके एक एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम में इनके बीच में वर्सेस बैटल करवाई जाएंगी और जो जीतेगा उसका एडमिशन हो पाएगा इस अकेडमी में। और फॉर्चुनेटली जो हमारा मेन कैरेक्टर एनोस है उसका फाइट उसी लड़के से होने वाला होता है जिसको अभी वो परेशान करके आया है। एनोस तो बहुत ही कैजुअली उस रिंग में एंटर करता है, लेकिन वो लड़का बहुत सारे जो रॉयल एट्रीब्यूट्स होते हैं अपने ऊपर पहन के आया होता है, और वो आते ही अपने जो फैमिली रहती है उसकी बड़ाई करने लग जाता है, जिससे इरिटेट होकर एनोस बोलता है कि तुम सिर्फ बड़ाई करोगे या फिर लड़ोगे भी। तो गुस्सा होते हुए सीधा अटैक कर देता है एनोस के ऊपर और अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने ही जाने वाला होता है कि एनोस अपने फूंक से ही दोबारा उसकी आंख को बुझा देता है। और इस स्ट्रेंथ को देख के सारे जितने भी लोग थे वो शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर एनोस स्वैग में उसे बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें जीतने की यहाँ पे एक मौका दे रहा हूँ, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, ना ही कोई मंत्र चैंट करूंगा, तुम अगर मुझे हरा सको तो हरा लो। इस चीज को सुन के वो जो आदमी था वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और एनोस को बोलता है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है, तुम दरअसल यहाँ पे मैजिक यूज ही नहीं कर सकते, इसलिए तुम बहाने बना रहे हो। कि उतने में ही बूम, वो आदमी बहुत ही बुरी तरीके से एकदम लहूलुहान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। तब एनोस बोलता है कि तुम मेरी हार्ट बीट सुन रहे हो। दरअसल जो एनोस था उसने सिर्फ अपनी हार्ट बीट का ही यूज करते हुए उस आदमी को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया होता है। फिर वो जो आदमी था वो अपना स्वैग को बरकरार रखते हुए थोड़ा कोशिश करता है एनोस को बोलने का कि अब तुम मुझे माफी मंगवाने की कोशिश करोगे, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे तुमसे फॉरगिवनेस नहीं मांगूंगा। तो एनोस बोलता है कि तुम वो खुद ही करोगे, और इतना बोलते ही उसे जान से मार देता है। और फिर 3 सेकंड का वेट करता है और दोबारा से उसे कोई मैजिक के यूज करते हुए वापस बुला लेता है, जिससे उस आदमी को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। तब एनोस उसे बताता है कि मैंने एक ऐसी मैजिक एबिलिटी यूज की है जिससे मैं तुम्हें मौत के दर्शन करवा सकता हूँ, तो जब तक तुम हार नहीं मान जाते मैं यहाँ पे तुम्हें यही दर्द देते रहूंगा। फिर भी वो आदमी हार नहीं मानता है, थोड़ा ढीठ रहता है। तो एनोस उसे 4 से 5 बार ये चीज करके दिखाता है, और जितनी बार कोई इंसान ऐसे मरता है तो उसका नजरिया चेंज होते जाता है। इसलिए लास्ट में वो आदमी हार ही मान जाता है और रोते रोते अपने मौत की भीख मांगता है एनोस से, अपनी जिंदगी की भीख मांगता है एनोस से। दरअसल उसने मौत को बहुत ही करीब से देखा था, जिसका उसकी वजह से नजरिया ही बदल गया था। फिर दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे एनोस अपना फर्स्ट मैच जीत जाता है। फिर इसी के साथ सेकंड राउंड हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अब इनका पावर मैच करना होता है, जिसमें इन्हें अपने हाथ को एक क्रिस्टल पे रखना होता है। जहाँ नॉर्मल जितने भी लोग थे उन सभी का तो 100 से 200 तक ही आ रहा होता है, लेकिन जब मीशा जाती है तो उसका 1 लाख पॉइंट्स आता है, और जब एनोस जाता है तब तो पूछो ही मत, एनोस सीधा अपने पावर से उस क्रिस्टल को ही तोड़ देता है। फिर इसके बाद सेकंड राउंड में इनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है।
फिर इसके बाद थर्ड राउंड में इनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जहाँ एनोस और मीसा बहुत ही कैजुअली पास हो जाते हैं। इसी के साथ इनका एग्जाम खत्म हो जाता है और ये दोनों पास होते हुए अकेडमी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे एनोस मीसा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर करने चलेगी उसके घर पे। उसकी मॉम उसे देख के बहुत ही खुश होगी, तो मीसा इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और एनोस टेलीपोर्ट करते हुए सीधा घर लेके आ जाता है उसे। फिर जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है तो एनोस की मदर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम पास हो गए, जिसपे एनोस बोलता है कि हाँ, कैजुअली हम दोनों पास हो चुके हैं। जिसे सुन के उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी बात है, क्योंकि तुम अपने पैदा होने के 1 महीने के अंदर ही डीमन किंग एकेडमी में चले गए। इसी बात से हमें ये पता चलता है कि एनोस 1 महीना पहले ही जन्म लिया है और बाकी बच्चों के मुकाबले उसका ग्रोथ बहुत ही तेज हो रहा है, और इसका रीजन हमें आगे चल के पता चलेगा। फिर एनोस अपनी मदर से इंट्रोड्यूस करवाता है मीशा को, जिसे देख के उसकी मदर और भी एक्साइटेड हो जाती है कि 1 महीने के अंदर में मेरे बेटे ने एक वाइफ खोज ली है। और पीछे से उसके फादर भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा जश्न मनाने लगते हैं। फिर ये सारे लोग डिनर के टेबल पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे एनोस की मदर मीशा से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें मेरे बेटे में क्या अच्छा लगा, जिसमें मीशा बताती है कि एनोस दिल का बहुत ही अच्छा है और वो मुझे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करता है, जिससे उसके दोनों फादर एंड मदर बहुत ही खुश होते हैं। फिर इसी तरीके से इनके बीच में बात चलती है और खाना खत्म करने के बाद एनोस मीशा के घर उसे छोड़ने के लिए जा रहा होता है, जहाँ बातों बातों में हमें ये पता चलता है कि मीशा के पेरेंट्स उसके साथ ज्यादा नहीं रहते हैं और उसकी बहन पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। एनोस भी इस चीज को जान के थोड़ा बुरा फील करता है उसके लिए, जिसे मीशा महसूस करते हुए बोलती है कि तुम दिल के सच में बहुत ही अच्छे हो। जिसे सुन के एनोस हंसते हुए बोलता है कि हाँ, लोग तो कुछ और ही कहते हैं, कुछ तो मुझे डीमन कहते हैं और ये तक कहते हैं कि अगर मैं हुआ ही न होता तो ये दुनिया और भी अच्छी होती। इस चीज को सुन के मीशा उसे नीचे झुकने के लिए कहती है और फिर उसके सर पे पैट करते हुए बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। इस पैट से एनोस को भी अच्छा लगता है और फिर वो मीशा को अपना दोस्त बना लेता है, जिसे मीशा भी शर्माते हुए एक्सेप्ट करती है। फिर ये लोग थोड़ा आगे जा ही रहे होते हैं कि अचानक से इनके चारों तरफ एक बैरियर एक्टिवेट होने लग जाता है और वो जगह पलक झपकते ही एक एरिना में तब्दील हो जाती है। ये सारा काम दरअसल उसी आदमी ने किया होता है जिसे सुबह एनोस ने हराया था, और ये लड़का अभी तक सही में सुधरा नहीं। इसी लड़के का जो भाई था वो वहाँ अपने भाई का बदला लेने के लिए आया था और खुश होते हुए वो आदमी एनोस को बोलता है कि अब मेरा भाई यहाँ आ चुका है जो कि तुमसे बहुत ही ताकतवर है, तो तुम बच नहीं पाओगे। इतना बोलने पे ही उसका ही भाई उसे उठाते हुए जान से मार देता है, क्योंकि इनके फैमिली में कोई भी आदमी नॉर्मल अगर किसी आदमी से हार जाता है तो उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। फिर वो अपने सारे लोगों को तैयार करता है एनोस से लड़ने के लिए और बोलता है कि अब तुम्हें मैं यहाँ पे मार दूंगा। जिसे देख के एनोस थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है कि तुम ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकते, और इतना बोलते ही वो सारे लोगों को ब्लास्ट करवा देता है। इतना सब देखने के बाद उस आदमी को समझ जाना चाहिए था कि एनोस उसके लीग का है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो घमंड में बोलता है कि अब मैं पूर्वजों का दिया हुआ मैजिक यूज करने वाला हूँ जिससे तुम नहीं बचोगे। और वो अगड़म बगड़म करके एक ऐसा मैजिक एक्टिवेट करता है जो कि बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। देखने से दूर से लग रहा होता है कि एनोस और मीशा की गेम बच गई, लेकिन जैसे उसका इम्पैक्ट खत्म होता है तो एनोस और मीशा को तो एक खरोच भी नहीं आया होता है, जिसे देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर एनोस हंसते हुए बोलता है कि बेवकूफ, जो मैजिक मैंने ही बनाई है तुम उससे मुझे कैसे मार सकते हो। और इतना बोलने के साथ ही वो एक दूसरे मैजिक का यूज करते हुए उसी आदमी के भाई को ज़ॉम्बी बना के जगा देता है। और जैसे ही वो जागता है तो वो बहुत ही गुस्से में होता है। वो अपने भाई की तरफ गुस्से से जा रहा होता है, क्योंकि उसे ये चीज बहुत ही ज्यादा खराब लगी थी कि आखिरकार उसके ही भाई ने अपने घमंड को देखते हुए उसे क्यों जान से मार दिया। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो बदला लेने के लिए अपने भाई को जान से मार देगा, लेकिन जो इस लड़के का भाई था वो किसी तरीके से अपनी जान बचाने का ट्राई करता है और वो अटैक को उसके ऊपर डालता है। लेकिन इस बार ज़ॉम्बी बनने के बाद ये इतना पावरफुल हो चुका था कि अपने बड़े भाई को ही आराम से मार देता है। उन दोनों को इस तरीके से देख के एनोस हंसते हुए बोलता है कि इंसानी जितने भी लोग हैं उन सभी का इमोशन ही खत्म हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं कर पाए सीरियसली, इसलिए मारे गए। फिर इसके बाद एनोस एक मैजिक एक्टिवेट करता है और इन दोनों भाइयों को फिर से जिंदा कर देता है। पता नहीं यार ये दोनों को फिर से क्यों मौका दिया जा रहा है। उन्हें जिंदा करने के बाद एनोस उसे बहुत ही बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि वो कोई और नहीं, उनका 2000 साल पहले वाला पूर्वज डीमन किंग ही है, जिसने इस जिंदगी में दोबारा से पूर्ण जन्म लिया है। हजारों साल पहले का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एनोस डीमन किंग हुआ करता था। उस समय पे अपने आखिरी समय पे जो एनोस था उसी ने डिसाइड किया था कि वो अपने आप को मार के इंसान और डीमंस के बीच में शांति कायम करेगा, जिसमें इसका साथ हीरो देने वाला है। हीरो इस चीज को जान के बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होता है कि जो डीमन किंग एनोस है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता, उसने ये चीज खुद डिसाइड की है कि वो इंसान और डीमंस के बीच में शांति कायम करेगा और इस चीज के लिए वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये दोनों अपना ताकत का यूज करते हुए एनोस यानी
फाइनली डीमन किंग को खत्म कर लेते हैं। आखिरी पलों में एनोस बोलता है हीरो को कि नेक्स्ट पुण्य जन्म में जब भी मैं आऊँ तो मैं ये जरूर मान चाहूंगा कि तुम्हारा जो रीइंकार्नेशन होगा उसके साथ मैं अच्छे से दोस्ती कर पाऊँ। फिर हमें रीइंकार्नेशन दिखाया जाता है एनोस का, जब वो पैदा हुआ होता है अपने मदर फादर के पास, और सरप्राइजिंगली वो बचपन से ही बोल पा रहा होता है। उसके मदर फादर उसका नाम रख रहे होते हैं कि उतने में वही खुद का नाम रख लेता है, जिसे देख के वो दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एनोस और मीशा को डीमन किंग एकेडमी में देखते हैं, जहाँ पे एनोस ने एज यूजुअल इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम को टॉप कर लिया होता है। बातों बातों में मीशा एनोस को बताती है कि इस दुनिया में जो एक्चुअल डीमन किंग था यानी कि एनोस, उसे कोई याद ही नहीं रखा है। सारे लोगों की यादों से एनोस को मिटा दिया गया है। आज के डेट में जो डीमन किंग माना जाता है वो तो कोई और ही है। तो एनोस को ये चीज समझ में आ जाती है कि इसी वजह से अभी उसका कोई भी मूर्ति आसपास नहीं दिख रहा है। उतने में यहाँ इनकी टीचर आ जाती है, जो कि इन सभी को बताती है कि अब मैं एक और एग्जाम तुम लोग का लेने वाली हूँ, जिसके लिए उन सभी को एक मैजिक सर्कल क्रिएट करना है, और जो भी ये मैजिक सर्कल क्रिएट कर लेता है तो उसे लीडर बना दिया जाएगा। तो इस चीज के लिए एनोस हाथ खड़ा करता है, लेकिन टीचर उसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि एनोस का जो खून है वो मिलावट वाला है। आई थिंक सो एनोस ह्यूमंस और डीमंस की संतान है, इसलिए आगे चल के जो एनोस है उसे एलिजिबल कैंडिडेट नहीं माना जा रहा है डीमन किंग बनने के लिए। लेकिन फिर भी एनोस फोर्स करता है और चैलेंज कर देता है डायरेक्ट टीचर को कि वो उससे भी अच्छा मैजिक सर्कल बना के दे सकता है, जिस चीज को वो टीचर एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर उसके बाद एनोस और टीचर के बीच में उस मैजिक का कंपटीशन होता है, जिसे एनोस बहुत ही इजीली जीत लेता है। और यही नहीं, वहाँ पे बहुत समय से ये लोग जो मैजिक सर्कल को फॉलो कर रहे थे उसमें भी एनोस कुछ गलतियां दिखाता है और उसे चेंज कर देता है। ये सच में बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि डीमन किंग के द्वारा बनाया गया मैजिक सर्कल के कुछ अंदर गलतियां निकालना बहुत ही बड़ी बात थी। इसलिए टीचर को इम्प्रेस तो होना ही था, और वो एनोस को लीडर बनाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सारे जो लीडर्स थे उन सभी को अपना अपना ग्रुप मेंबर्स को चुनने का मौका दिया जाता है। दरअसल इस पूरे क्लास में 3 लीडर्स बनाए गए थे। एक एनोस था और एक शाशा भी थी, जो कि सरप्राइजिंगली मीशा की ही बहन थी। जो शाशा थी वो देखती है कि एनोस के ग्रुप में कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है, उसके ग्रुप में बस एक मीशा ही है, इसलिए वो चिढ़ाने के लिए एनोस के पास आ जाती है और अपनी बहन की बहुत ही बेइज्जती करने लगती है। इसी समय हमें बहुत ही बड़ा खुलासा मिलता है, जो मीशा है वो ना ही कोई ह्यूमन है ना ही कोई डीमन, वो दरअसल बस एक डॉल है जिसके अंदर मैजिक से जान डाली गई है। इसी वजह से शाशा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो एनोस मीशा की इतनी ज्यादा बेइज्जती देख के शाशा की बेइज्जती कर देता है, जिसे शाशा बहुत ही इरिटेट होते हुए अपने आंखों में मैजिक आइस को क्रिएट कर लेती है, जिससे चारों तरफ बहुत ही तबाही आने लग जाती है। और सारे लोग देख के बोलते हैं कि एनोस ने अपनी मौत को बुला लिया है। लेकिन यह एनोस को उस चीज से कुछ होता ही नहीं है, जिससे शाशा थोड़ी शॉक्ड होती है। और फिर एनोस पलट के अपनी ही डिमोनिक आइस को एक्टिवेट करता है, जो कि उससे भी ज्यादा ताकतवर थी, जिससे शाशा बुरी तरीके से डर जाती है। और फिर एनोस उसे ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो वो उनके ही ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है, लेकिन शाशा वही रिजेक्ट करके इस चीज को चली जाती है। फिर शाम हो जाती है, जहाँ पे मीशा और एनोस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ एकेडमी के ही गेट पे शाशा उनका इंतजार करते हुए एनोस को चैलेंज कर देती है। अगर एनोस और मीशा टीम कंपटीशन में उससे जीत जाते हैं, और अगर शाशा यहाँ जीत जाती है तो एनोस को उसे उसका सर्वेंट बन के रहना होगा। इस ऑफर को एनोस भी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे हमें डायरेक्टली कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाशा ने अपने सारे टीम मेंबर्स को यूज करते हुए एनोस और मीशा के ऊपर सर्विलेंस लगाया हुआ होता है। एनोस मीशा को कहकर 3 कासल क्रिएट करवा लेता है, जिसे देख के शाशा समझ जाती है कि इन तीनों में से एक ही रियल है, और वो इस चीज का ध्यान ना देते हुए अपने सारे साथियों से उस पर हमला करने के लिए कह देती है। उतने में जो एनोस था वो शाशा के कैसल के सामने आ जाता है और उसके कैसल की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन शाशा को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके कैसल पे 3 लेयर प्रोटेक्शन लगी हुई थी। लेकिन एनोस बहुत ही कैजुअली जाता है और अपने बेयर हैंड से ही उसके 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन को तोड़ देता है, और एक हाथ से उसके पूरे कैसल को आसमान में उठा के घुमाना शुरू कर देता है। शाशा भी समझ नहीं पाती है कि एक आदमी के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है। एनोस बहुत ही कैजुअली उस पूरे कैसल को घुमा घुमा के दूर जाके फेंक देता है। इस सारे चीजों से जो शाशा थी उसके सारे टीममेट्स का गेम बच चुका होता है, और वो बोल रहे होते हैं कि हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। लेकिन शाशा फिर से खड़ी उठती है और उन सभी को मोटिवेट करते हुए बोलती है कि हमें जियो ग्रेस नाम का एक अटैक करना चाहिए, जिस चीज के लिए उसके साथी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही पावर लगने वाली थी। लेकिन शाशा के मोटिवेशन से वो लोग तैयार हो जाते हैं। फिर अपने पूरा एनर्जी का यूज करते हुए जियो ग्रेस अटैक को वो लोग एक्टिवेट कर ही देते हैं, जिससे एक बड़ा सा तोप आके खड़ा होता है, और उससे बहुत ही तगड़ा अटैक सीधा एनोस की तरफ जाता है। लेकिन एज यूजुअल जो एनोस था वो अपनी एक ही उंगली से उस पूरे अटैक को रोक लेता है, और उस अटैक को डायरेक्टली शाशा की तरफ ही फेंक देता है, और वो अटैक सीधा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे शाशा के सारे जो टीममेट्स थे वो फाइनली हार मान लेते हैं। सारे टीममेट्स तो हार गए थे, लेकिन शाशा अभी भी खड़ी थी। तब एनोस उसके पास जाके उसे बोलता है कि तुमने जैसा वादा किया था
अब तुम जैसी ताकतवर लड़की मेरी टीम को ज्वाइन करने वाली है। लेकिन सासा एक रॉयल फैमिली के होने की वजह से बहुत ही ज्यादा घमंडी थी और वो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि वो एक कॉमनर से हार गई है। इसलिए वो डायरेक्टली बोलती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हारे टीममेट्स को। और वो लास्ट में भी अपनी डिमोनिक आई से अटैक कर रही होती है एनोस पे, लेकिन एनोस उसे डीएक्टिवेट कर देता है। सासा ने पूरी तरीके से एकदम हार मान ही ली थी, लेकिन तभी जो मीशा थी वो वहाँ पे आ जाती है और पता नहीं क्यों इस बार जो सासा थी वो मीशा की शक्ल को देख के पिघल जाती है और वो एनोस की टीम में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। सासा पूछती है एनोस से कि आखिरकार उसे उसकी टीम में ज्वाइन करवाने की वजह सिर्फ मीशा ही है या फिर कुछ और भी वजह है। तब एनोस बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी डिमोनिक आइज बहुत ही पसंद है क्योंकि तुम्हारी डिमोनिक आइज सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मैंने हजारों साल पहले ऐसी ताकत को देखा था। इस चीज को सुन के सासा को कुछ और ही लगता है और उसके गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और जो एनोस था वो मीशा और सासा को अपने घर पे लेके जाता है जहाँ वो उन्हें डिनर करवाता है। और एज यूजुअल एनोस के मदर फादर जो थे वो सासा को भी देख के और खुश हो जाते हैं और उसके फादर तो बहुत ही ज्यादा प्राउड होते हैं कि उनके बेटे ने दो लड़कियां पटा ली है। उनके इस हैप्पी फैमिली को देख के जो सासा थी वो भी थोड़ी खुश होती है। फिर डिनर होने के बाद इन दोनों बहनों को घर की तरफ छोड़ने के लिए एनोस जा रहा होता है, जहाँ पे सासा मीशा से पूछती है कि क्या वो एनोस को पसंद करती है, जिसपे मीशा हाँ कहती है। तभी मीशा घर के अंदर चली जाती है और एनोस सासा के पास रहता है, जहाँ पे सासा उसे थैंक यू कहती है उन दोनों बहनों के बीच में सुलह करवाने के लिए। और फिर उसके बाद उसे अपने करीब बुलाती है। तब जैसे ही एनोस जाता है तो वो उसे किस कर डालती है और उसे बोलती है शर्माते हुए कि ये मेरी फर्स्ट किस थी। तो जो एनोस था वो बहुत ही कैजुअली बोल देता है कि थैंक यू, जिससे सासा का मुंह बन जाता है और वो बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सासा ने मीशा से पूछा था कि क्या वो एनोस को पसंद करती है, तो मीशा ने तो हाँ कह दिया था। लेकिन जैसे ही मीशा ने सासा से पूछा तो सासा ने मना कर दिया कि नहीं, वो किसी बेवकूफ लड़के से प्यार नहीं करती है। लेकिन उसका जो फेस था वो तो कुछ और ही बता रहा था। तभी सासा बोलती है कि बचपन से ही जितने भी लोग थे वो मेरी डिमोनिक आइज को देख के मुझसे दूर जाते थे क्योंकि वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही लेके आती थी, लेकिन तुम ही वो थी जिसने मुझे सहारा दिया है और बचपन से ही मेरे डिमोनिक आइज होने के बावजूद तुमने मुझे बहुत ही अच्छे से रखा है। इस बातों से इन दोनों बहनों के बीच में बहुत ही अच्छे से दोस्ती हो गई थी, ये तो कंफर्म हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एनोस और मीशा को दिखाया जाता है डीमन किंग एकेडमी में, जहाँ पे मीशा बताती है एनोस को कि अगला दिन सासा का बर्थडे है। तो वो डिसाइड कर रही है कि आखिरकार उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। उतने में ही सासा उनके बगल में आके बैठ जाती है। फिर टीचर आती है और अनाउंस करती है कि आज इन सभी को मैजिक के लेक्चर देने के लिए डायरेक्टली डीमन किंग के 7th वंशज आ रहे हैं। एनोस को ये चीज थोड़ी अजीब लगी है। तब सासा उसे बताती है कि तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। 2000 साल पहले जो डीमन किंग थे उन्होंने अपने 7 खून के धब्बों से 7 सबऑर्डिनेट्स बनाए थे और आज जो आ रहे हैं वो 7 सबऑर्डिनेट्स में से एक है जिन्होंने इस एकेडमी को बनाया। तो एनोस मन में सोचता है कि अगर ये आदमी 2000 सालों से जिंदा है तो ये मुझे तो जरूरी पहचानता होगा। फिर जो टीचर थी वो स्पेशली एनोस को बोलती है कि तुम अपने जो हरकतें हैं वो सुधार के रखना, प्लीज उनके सामने कुछ भी गड़बड़ मत करना, जिससे एनोस हामी भरता है। फिर हमें उसी आदमी को आते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एविस। उनके साथ यहाँ पे आते ही सारे जो स्टूडेंट्स थे वो शांत हो जाते हैं क्योंकि एविस बहुत ही बड़ी हस्ती होते हैं। लेकिन जो एनोस था वो उनके आते ही टोक देता है पीछे से कि हे एविस तुम कैसे हो। सारे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और जो टीचर थी वो तो डायरेक्टली बोलती है डरते हुए कि आप टेंशन ना ले, मैं इसे रस्टिकेट कर दूंगी। लेकिन एविस को इससे फर्क नहीं पड़ता है और वो डायरेक्टली पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्योंकि यहाँ जो एविस था उसे 2000 साल पहले की ज्यादा कोई भी जानकारी नहीं थी, उसे बस डीमन किंग के बारे में थोड़ा बहुत पता था। तो जो एनोस था वो डायरेक्टली अपने मैजिक को स्कैन करने के लिए उसके सिर पे हाथ रख देता है और ट्राई करता है कि उसकी यादों से उसे कुछ पता चल पाए, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता। सारे लोगों को लग रहा होता है कि अब इनका गेम बच गया क्योंकि एनोस ने आइविस को बहुत ही गुस्सा दिला दिया होगा। लेकिन जो यहाँ पे होता है वो कोई सोचा ही नहीं था। एविस को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो इग्नोर करते हुए डायरेक्टली उन सभी को पढ़ाने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एनोस को हम लोग आइविस के सामने देखते हैं, जहाँ आइविस उससे पूछता है कि जब तुम मेरे बॉडी को स्कैन कर रहे थे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं 2000 साल पहले ही चला गया हूँ, आखिरकार तुमने कौन सा मैजिक किया था। जिसपे एनोस उसे बताता है कि ये कोई एंशिएंट मैजिक है और फिर एनोस उसे सच्चाई भी बता देता है कि दरअसल जो उनका असली मालिक है यानी डीमन किंग वो खुद ही है और अभी जिसे वो डीमन किंग मान रहे हैं वो एक बहरूपिया है जिसने उनके याददाश्त के साथ छेड़छाड़ कर दिया। लेकिन आइविस क्योंकि उसको याददाश्त से कुछ पता ही नहीं था तो वो कुछ कंफर्म नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए यहाँ से चले जाता है। फिर अगले दिन में इन सारे जो स्टूडेंट्स थे उन सभी को एक नया एग्जाम दिया जाता है, जहाँ पे इन सभी को कैसल के अंदर जाके अपने टीम वाइज पे सारे जो आइटम्स है उसे कलेक्ट करके लाना होता है और जो जितने ज्यादा अच्छे आइटम्स को कलेक्ट करके लाएगा उन्हें वैसा पॉइंट मिलेगा। तो सारे स्टूडेंट्स जैसे ही बिगुल बजता है तो वो अंदर चले जाते
जाते हैं कासल के, लेकिन अपनी टीम पीछे ही रुक जाती है। साशा एनोस को बोलती है कि हम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे। तब एनोस उन्हें बोलता है कि रुक जाओ, हमें डायरेक्टली सबसे नीचे जाके एक छड़ी को लेके आना चाहिए, उससे हमें इतने पॉइंट मिलेंगे कि हम लोग कैजुअली जीत जाएंगे। तो साशा बोलती है कि उस छड़ी तक तो आज तक टीचर भी नहीं पहुंच पाए, तो हम लोग कैसे जा पाएंगे। तो एनोस कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उसके अंदर जाने लगता है, जिसपे मीशा उसे बोलती है कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि हमें वो मिल ही जाएगा। तब एनोस एकदम कोल्ड लुक देते हुए बोलता है कि क्योंकि ये पूरा का पूरा कैसल ही मेरा है। फिर ये सारे लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे साशा जैसे इनसे थोड़ा आगे निकलती है तो एनोस मीशा को बोलता है कि इस पूरे जगह पे तुम ऐसा कीमती आइटम भी खोज सकती हो जो कि तुम साशा को उसके बर्थडे में दे पाओ, और इस जगह से मैं भी कुछ ऐसा आइटम निकालूंगा जिसे मैं तुम्हारे बर्थडे में दे पाऊंगा। वैसे तुम्हारा बर्थडे कब है? मीशा बोलती है कि कल। साशा और मीशा दरअसल ट्विंस होते हैं, लेकिन मीशा को कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए होता है। चलते चलते ये लोग एक डेड एंड में आ चुके होते हैं, जहाँ से आगे कोई रास्ता ही नहीं होता है। साशा अपनी डिमोनिक आई से स्कैन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। तब एनोस बोलता है कि मैंने कहा था ना ये जगह ही मेरी है, और वो चुपचाप दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। और सच में वहाँ एक सीक्रेट पैसेज निकलता है, जिसके अंदर जैसे ये लोग जाते हैं तो बहुत ही सुंदर सी जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ आज तक कोई भी नहीं आया था। उस जगह को देखते हुए एनोस बोलता है कि 2000 साल पहले ये जगह थोड़ी अलग थी। चलते चलते ये लोग उसी दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, जिसके दूसरी तरफ वही छड़ी रखी हुई थी। मीशा उस दरवाजे को देखते हुए बोलती है कि इस पे एंटी मैजिक स्पेल किया हुआ है, इसका मतलब है ताकतवर से ताकतवर मैजिक इसके ऊपर कोई असर नहीं दिखा सका। तो साशा इरिटेट होते हुए बोलती है कि अगर ये मैजिक खोल ही नहीं सकता इस गेट को, तो हम लोग इसके अंदर कैसे जाएंगे। तो एनोस बोलता है कि तुम लोग सच में बेवकूफ हो, कभी कभी मैजिक से ज्यादा बुद्धि का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। और वो चुपचाप जाके अपने बेयर हैंड से ही उस पूरे गेट को खोल देता है। यानी कि इस पूरे गेट को खोलना था तुम्हें अपने स्ट्रेंथ से। उस गेट के अंदर बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह थी, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही कीमती चीजें पड़ी हुई थी, और वहाँ था वो छड़ी जो कि ये लोग देखने आए थे। साशा तुरंत ही उसकी तरफ मोहित हो जाती है, और वो जाते ही उसे देखने लगती है। तभी एनोस मीशा को वहाँ का ट्रेजर रूम घुमाता है, जहाँ पे लाते हुए वो बोलता है मीशा को कि तुम जो चाहे वो सामान ले सकती हो साशा के लिए। तो मीशा खुश होते हुए एक रोप को पसंद करती है, जो कि रेड कलर का होता है। मीशा को एक रिंग भी पसंद आती है, तो एनोस उसे वो भी लेने के लिए कहता है, लेकिन मीशा बोलती कि नहीं, उसे अपने बर्थडे के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, और वो चुपचाप उस रोप को देने के लिए चली जाती है साशा को। जहाँ बाहर जैसे ये लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि साशा ने पहले से ही वो छड़ी को पकड़ लिया है। फिर मीशा सीधा जाके उसे उसका गिफ्ट देती है, जिससे साशा को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने मीशा के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं खरीदा। जिसपे मीशा बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम ये रख लो, मुझे वैसे भी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा ये नोटिस करते हैं कि उस गिफ्ट को लेते वक्त साशा की डिमोनिक आइज थोड़ी एक्टिवेट होती है। एनोस भी थोड़ा बहुत ये चीज नोटिस कर रहा होता है, जिसपे साशा उसे बोलती है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, यहाँ पे मैं अभी ड्रेस चेंज करने वाली हूँ, तो चुपचाप ट्रेजर रूम में जाओ। तो एनोस इग्नोर करते हुए वो अंदर चले जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो मीशा थी वो बहुत ही खुशी खुशी साशा को वो रोप पहनाती है। उसे सच में बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट आ रहा था साशा को वो ड्रेस पहनाने में। फिर कुछ देर बाद जो एनोस था वो बाहर निकलता है, और वो देखता है कि जो साशा है उसने मीशा की जान ले ली होती है। और साशा हंसते हुए बोलती है एनोस को कि तुम लड़के सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हो, एक किस के बदले में तुमने मुझे ये ट्रेजर रूम दिखा दिया। अब देखना, तुम्हारी मदद से मैं इस पूरे एग्जाम में टॉप करूंगी। इस ट्राइडेंट के बदले में मुझे बहुत ही सारे पॉइंट मिलेंगे। दरअसल ये जो सारा चीज था वो साशा का शुरू से प्लान ही था। वो शुरू से मीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, और उसने डिसाइड किया था कि वो एनोस की हेल्प लेते हुए मीशा को खत्म कर देगी और इस पूरे एग्जाम में टॉप करेगी। इतने देर में जितनी बार भी साशा ने एक्टिंग की है कि वो मीशा से बहुत ही ज्यादा अच्छे से घुल मिल गई है, वो सारा दरअसल एक एक्टिंग ही था, ताकि वो एनोस के साथ मिलके यहाँ तक पहुँच सके और उस छड़ी को ले सके। और इसके बाद वो मीशा को भी काफी भला बुरा कहती है। फिर वो मीशा पे कंडीशनर मैजिक का भी यूज करती है, जिसमें ऐसा चीज होता है कि अगर एनोस साशा के ऊपर अटैक करेगा तो मीशा और भी जख्मी हो जाएगी। और ये सब ठीक करने में एनोस को थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, और उतना साशा को यहाँ से भागने के लिए काफी है। लेकिन जैसे ही साशा यहाँ से भागने का ट्राई करती है तो एनोस उसे एक ही हाथ से पकड़ लेता है, और फिर जो मीशा को घाव लगा हुआ था वो भी अपने आप हील हो जाता है। साशा को ये चीज समझ ही नहीं आती है कि आखिरकार यहाँ पे ये कैसे हो गया, उसने इतना जल्दी मीशा को ठीक भी कैसे कर दिया। तब एनोस बताता है कि जैसे ही वो ट्रेजर रूम से यहाँ पे बाहर निकला था उसने मीशा के घाव को हील कर दिया था। उसने तो बस इल्यूजन में रखा था ताकि तुम्हें ऐसा लगते रहे कि जो मीशा है वो अभी तक जख्मी है। उसे तो उस पे शक उसी समय हो गया था जब मीशा उसे रोब गिफ्ट कर रही होती है, और साशा की डिमोनिक आइज उस समय एक्टिवेट होती है। इन सारी चीजों को देख के साशा को सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपनी डिमोनिक आइज को एक्टिवेट करते हुए चारों तरफ डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देती है, जिसके बदले में एनोस अपनी डिमोनिक आइज एक्टिवेट करता है, जिसका यूज करते हुए वो साशा को फ्रीज कर देता है। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो साशा को खत्म करने ही वाला था कि तभी मीशा उठ खड़ी होती है, क्योंकि भले ही जो मीशा थी उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन मीशा को इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बस साशा को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है एज एन बहन। चाहे साशा कितनी भी हेट मीशा को करती हो, लेकिन मीशा उसे अपनी सच्ची बहन मानती है। और क्योंकि जो एनोस है वो मीशा को बहुत ही मानता है, तो उसके रिक्वेस्ट करने पे वो साशा को छोड़ देता है। तो इस मौके को देखते हुए जो साशा थी वो तुरंत ही उस छड़ी को उठाती है
मीशा खुलासा करते हुए बताती है कि बचपन में साशा के शोल के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और उसमें से एक टुकड़ा मेरे जैसी डॉल के अंदर डाल दिया गया। इसी वजह से बचपन से ही हमें 2 तरीके से पाला गया। दरअसल इन सभी में प्लान था कि जब जैसे ही हम लोग एक सर्टेन एज तक पहुंच जाएंगे तो दोनों सोलों को डाल दिया जाएगा साशा के अंदर, जिसके बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। क्योंकि मेरे नॉलेज के साथ जो कि मैंने अपने जिंदगी में अलग होके कमाया है, उससे साशा और भी ज्यादा ताकतवर होगी, जो कि काम आएगी डीमन रेस को आगे बढ़ाने के लिए। एनोस ये सारी बातों को सुन के समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, एबिस का ही काम है। मीशा थोड़ा इमोशनल होते हुए ये भी बोलती है कि मैं तो कुछ नहीं चाहती थी, मैं तो बस एक नॉर्मल सी जिंदगी चाहती थी जिसमें मैं अपनी बहन के साथ अच्छे से रह सकूं, लेकिन लोगों ने मुझे कभी प्यार दिया ही नहीं। वो लोग के लिए तो मैं सिर्फ एक चलती फिरती डॉल थी। तो इतना सुनने के बाद जो एनोस था वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे हक लेता है और बोलता है कि तुम ये सब चीजें फालतू बात मत करो। फिर एनोस उसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर सकता हूँ, जिसपे मीशा बोलती है कि मैं बस चाहती हूँ कि साशा मुझसे नफरत न करे, जिसके लिए एनोस तैयार हो जाता है और मीशा से भी वादा लेता है कि वो कभी भी मरने की बात नहीं करेगी। फिर एनोस और मीशा कुछ समय बाद पहुंच जाते हैं साशा के पास, जहाँ पे साशा यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई कर ही रही होती है, लेकिन एनोस उसके सामने दीवार खड़ी कर देता है। फिर ये दोनों उसके पास जाके बोलते हैं कि हमें देर तो नहीं हो गई, जिसपे साशा मीशा की तरफ देखते हुए उसे बहुत ही बुरा भला बोलती है कि तुम कितनी बेशरम हो, तुम अभी तक मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं रही हो। जिसपे मीशा उससे डायरेक्टली पूछती है कि साशा तुम सच बताओ, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। जिसपे साशा बोलती है कि मैं यहाँ पे अभी 2 मैजिक सर्कल क्रिएट करूंगी और अगर उसे एनोस कंट्रोल कर देता है तो इसका जवाब मैं तुम्हें दे दूंगी। जिस चीज के लिए एनोस तुरंत तैयार हो जाता है और वो बहुत ही इजीली उस मैजिक सर्कल को क्रिएट भी कर देता है। तो अब बारी थी साशा की सच्चाई बोलने की और वो बताना शुरू करती है कि बचपन से ही मैंने जान लिया था कि मीशा तुम कुछ समय बाद गायब हो जाओगी, लेकिन बचपन में जब मैं अपनी डिमोनिक आइज पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी तो तुम ही तो थी मेरे साथ, जो कभी भी मुझसे नहीं डरी और एकदम नॉर्मल इंसान की तरह मुझे ट्रीट किया। उसी वजह से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और मैं नए नए दोस्तों से दोस्ती कर पाई। लेकिन तुम वहीं पे तुमने पूरी जिंदगी अपनी अकेले ही निकाली है और तुम कहती थी ना कि यही तुम्हारी किस्मत है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस चीज का मंजूरी नहीं थी। इसलिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की और पता किया कि कोई तो मैजिक होगा जिससे मैं ये चीज रोक सकूं और फाइनली मुझे पता चल गया, जो आज मैं अभी डंडा हाथ में रखी हुई हूँ, इसी का यूज करते हुए मैं ये सारे रिचुअल को बंद कर सकती हूँ। मैंने वैसे भी अपनी जिंदगी बहुत ही मजे से जी ली है मीशा, अब तुम्हारी बारी है। मैं अपनी सोल सीधा तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दूंगी, बस तुम्हें मुझको रिजेक्ट करना है, क्योंकि अगर तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करती हो तो मैजिक एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। और तुम चिंता मत करो, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें बहुत ही नफरत दिया है, तो तुम्हें मुझे रिजेक्ट करने में बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा। इतना बोलने के बाद साशा वहाँ मैजिक एक्टिवेट कर देती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो मैजिक काम ही नहीं करता है, क्योंकि शुरू से ही जो मीशा थी वो साशा की आंखों में देख लेती थी कि रियल में जो साशा है वो कभी भी मीशा से नफरत नहीं करती है, इसलिए उसने कभी रिजेक्ट ही नहीं किया। साशा अपनी इस मैजिक को फेल होते हुए देख के बहुत ही फूट फूट के रोने लग जाती है कि नहीं मीशा तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती। मीशा उसे बोलती है कि मैं तो वैसे भी डॉल ही हूँ ना, तो तुम मुझे ऐसे क्यों रखना चाहती हो, लेकिन साशा मान ही नहीं रही होती है। वो बोल रही होती है कि मैं नहीं चाहती, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो मेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। और ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रोना शुरू कर देते हैं। इतने में हमारा हीरो एनोस आता है बीच में और बोलता है अरे लेडीज तुम कितनी ज्यादा रो रही हो, जब मैं यहाँ पे द डीमन किंग है तो तुम लोग को चिंता लेने की क्या जरूरत है। मुझे बस कुछ नहीं करना है तुम सभी को बचाने के लिए, हमें बस थोड़ा टाइम में पीछे जाना है और थोड़ा काम करते ही तुम लोग को ठीक कर दूंगा और तुम दोनों ही एक साथ जिंदगी बिता सकती हो। साशा उसे बोलती है कि इतनी बड़ी मैजिक करने के लिए हमारे पास एबिलिटी नहीं है। तो एनोस अपनी एबिलिटी उन सभी को दिखाता है और उसके बाद वो मैजिक करने के लिए तैयार ही हो रहा होता है कि उतने में ही एविस वहाँ आ जाता है, जो कि उसको आके लेकिन एनोस को उससे कुछ भी नहीं होता है और वो बोलता है कि तुम अपने फेक डीमन किंग को यहाँ लाने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो, लेकिन मैं तो यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो तलवार निकालते हुए सीधा एविस को ही भोग देता है और बोलता है कि अभी मैं तुम्हारे से लड़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा सकता। फिर वो डायरेक्टली टाइम मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन बीच रास्ते में ये लोग व्हाइट स्पेस में अटक जाते हैं, जहाँ पे इन सभी का सामना गार्डियन ऑफ टाइम से होता है, जो कि इन सभी को टाइम में छेड़छाड़ करने के लिए मना करता है। लेकिन एनोस बीइंग एनोस सीधा उसके मुंह पे उसे मना कर देता है। इसी वजह से वो जो टाइम डीमन था वो आइविस को वहाँ बुलाता है और अपने अंदर समा लेता है, जिससे आइविस की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एनोस उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार आइविस के पास टाइम कंट्रोल करने की ताकत थी, तो इसलिए वो बहुत ही इजीली डिफ्लेक्ट कर ले रहा था एनोस की शक्तियों को। एनोस किसी तरीके से आइविस का जो अटैक था उसे डॉज कर रहा होता है अपने प्रोटेक्शन शील्ड से, लेकिन मौका देखते ही आइविस पीछे से आके फिर से एनोस को स्टैब कर देता है और इस बार ये जो अटैक था वो बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से एनोस वहीं पे डिसअपियर हो जाता है। जिसे देखने के बाद मीशा और साशा को लगता है कि सही में जो आइनोस है वो फाइनली मारा गया और आइविस भी बहुत ही
जोरों से हंसना शुरू कर देता है, लेकिन उतने में ही एनोस उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम जल्दी ही नहीं खुश हो रहे हो। दरअसल यहाँ पे एनोस ने अपने आप को मारने के बाद फिर से रिजरेक्शन मैजिक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वो विदाउट डैमेज दोबारा से आ गया। ये बंदा सच में गॉड ही है। आइव इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डर जाता है, इसलिए तेजी से पीछे हटा है और पूरी जगह पे व्हाइट मैजिक को एक्टिवेट करते हुए टाइम स्टॉप कर देता है। इस वजह से जो मीशा और साशा थी वो तो वहीं पे फ्रीज हो जाती है, लेकिन एनोस उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता। वो बहुत ही इजीली इस फेस पे भी घूम रहा होता है। जो आइविस था उसकी तो और भी फटी है कि इस जगह पे भी ये आदमी कैसे चल पा रहा है, ये इंसान भी है या फिर नहीं। लेकिन एनोस उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि आज तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अगर मीशा और साशा को यकीन है कि मैं डीमन किंग हूँ तो तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। और ये कंफर्म करने के लिए वो मीशा और साशा को इस टाइम बैरियर से छोड़ देता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो लोग होश में आती हैं तो वो चिल्लाते हुए बोलती हैं कि एनोस हमें तुम पे भरोसा है कि तुम 2000 साल पहले जो डीमन किंग थे हमारे उसी के रिजरेक्शन हो। और इतना वो लोग बोलती है कि डायरेक्टली वो लोग अपने बचपन के टाइम पे चली जाती है, जिस समय पे जो आइविस था इनके सोल के 2 टुकड़े करता है और एक ही टुकड़े पे मीशा और साशा जाके टच कर लेती है। इससे होता यह है कि इस टाइमलाइन में ये दोनों एक ट्विंस के तौर पे रियलिटी में पैदा लेती हैं। अपने प्लान को इतना ज्यादा बर्बाद होते हुए देख के आइविस पागल ही हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि मीशा और साशा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी तो एनोस सबसे ताकतवर हथियार अपना निकालता है आइविस को टकाने के लिए। आइविस कुछ सोच ही पाता कि उतने में ही जो एनोस था वो अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये डिमोनिक स्वॉर्ड में इतनी बड़ी कट थी कि इससे हीलिंग मैजिक भी एक्टिवेट नहीं होता है और आइविस पूरा ट्राई करते रहता है अपने आप को हील करने का, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता है। इसी कारणवश जो आइविस था वो हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। काम खत्म करने के बाद जो एनोस था वो दोबारा से अपने कैसल में आ जाता है और फिर यहाँ पे आते ही वो दोबारा से रिजरेक्शन मैजिक को एक्टिवेट करता है और आइविस को वापस ले आता है। अब आइविस अब दोबारा जिंदा होके सीधा एनोस के सामने झुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जो डिमोनिक एबिलिटी थी और जो उसका दिमाग पागल हो गया था वो ठीक हो गया था। इसी वजह से वो मान चुका होता है कि जो एनोस है वही उसके 2000 साल पहले के डीमन किंग ही है। लेकिन अभी भी उसकी जो 2000 साल पहले की मेमोरीज थी वो वापस नहीं आई थी, इसलिए एनोस उसके दिमाग को स्कैन करने लगा है। लेकिन एज यूजुअल एनोस को कुछ खास पता चलता ही नहीं है। तो अब एनोस डिसाइड करता है कि वो आइविस का यूज करते हुए फेक डीमन किंग के बारे में पता लगाएगा और उसे ये काम दे देता है कि वो कुछ न कुछ इंटेल कलेक्ट करते रहे। इस चीज के बाद जो साशा और मीशा थी वो भी यहाँ टाइम ट्रेवल करके वापस आ जाती हैं। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि अब वो दोनों कभी भी जाके गायब नहीं होने वाली है। फिर साशा भी मीशा से माफी मांगती है क्योंकि उसने बचपन से लेकर अभी तक उसे बहुत सारा भला बुरा कहा था। फिर लास्ट में जो मीशा थी उसको एनोस वही रिंग पहनाता है जो कि मीशा ने ट्रेजर हाउस में पसंद किया था और वो बोलता है कि हैप्पी बर्थडे मीशा, आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है। साशा इन सारे रोमांटिक मोमेंट्स को देखे थोड़ा ज्यादा जेलस करने लग जाती है, उसके शक्ल से ही पता चल रहा है। इसके बाद एनोस एज यूजुअल उन दोनों को अपने घर के लिए डिनर के लिए इनवाइट करता है और ये दोनों मना भी कैसे करती, भुक्कड़ जो ठहरी तो हाँ कह देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है एनोस का, जब वो डीमन किंग हुआ करता था और उस समय एक ऐसी लड़की इसके सामने आई थी जो कि वाटर ड्रैगन को समन कर सकती है। वो एक 10 सर के वाटर ड्रैगन को समन करके चारों तरफ तबाही मचा रही होती है और पता नहीं क्यों ये जो डीमंस है उस तबाही को देख के गुस्सा हो रहे होते हैं और एनोस उसको खत्म करने के लिए जाने वाला होता है। लेकिन उसका जो एक सबऑर्डिनेट था वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि मास्टर आप मुझे मौका दे इसे खत्म करने का, जिसपे एनोस बोलता है कि अगर तुम इसे एक ही वार में खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे सुन के वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और वो अपनी फुल ताकत का यूज करते हुए एक ही अटैक में उस वाटर ड्रैगन को खत्म कर देता है। तब एनोस भी स्माइल करता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उसकी इच्छा क्या है। तब वो बताता है कि मास्टर रिजरेक्शन, मैं चाहता हूँ कि हजारों साल बाद मैं दोबारा से इस दुनिया में रिजरेक्ट हो पाऊँ, जिसके लिए एनोस भी तैयार हो जाता है। उतने में ही जो उस समय का हीरो था वो दोबारा से एनोस के सामने आ जाता है, जिसे देख के एनोस इरिटेट हो जाता है कि अरे यार ये दोबारा से आ गया, मैं इसे कितनी बार मार चुका हूँ लेकिन ये हर बार जिंदा होके आ जाता है। दरअसल जो हीरो है उसके पास 7 लाइफ सोर्सेज होते हैं, तो वो एक बार लाइफ सोर्सेज खत्म होता है तो वो दोबारा से अपने आप को जिंदा कर लेता है। इसी के बाद हीरो और एनोस के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है और हम लोग प्रेजेंट डे पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग क्लासरूम का सीन देखते हैं और इन सभी की जो टीचर थी वो इन सभी को बता रही थी कि अभी हमारे क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। और फिर उसके बाद मीशा, साशा और एनोस को बोलती है कि तुम लोगों ने जो छड़ी चुनी थी दरअसल वो स्कूल से गुम हो गई है, इसी वजह से हम तुम्हें पॉइंट्स नहीं दे सकते, टेम्पररीली हम तुम्हें 70 पॉइंट्स दे देते हैं। जिसे सुन के साशा गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, ये तो आपका फॉल्ट है कि आपने उस छड़ी को घुमा दिया, आप हमें कम से कम 100 पॉइंट्स तो दीजिए। टीचर कुछ बदले में बोल ही पाती कि सारे स्टूडेंट्स उन्हीं के ऊपर बोलने लगते हैं कि शायद एनोस की टीम ने उस छड़ी को चोरी कर लिया है ताकि सारे लोगों को पता ही न चल पाए कि वो असली थी या नकली। इतनी ज्यादा इन सभी की इंसल्ट को देख के जो एक दूसरी लड़की थी जिसका नाम भी मीसा ही था वो खड़ी होती है इनके रिस्पॉन्स में और बोलती है कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन टीचर उसे ढटकार के शांत करवा देती है कि पहले से ही तुम एक इलीगल कैंप इस हॉस्टल में चला रही हो और उसे जल्दी से बंद करो वरना मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगी। इतना ज्यादा
ड्रामा को होते हुए देख के जो एनोस था वो चुपचाप उठता है और एक लड़के के पास जाता है, उसके शरीर में से सीधा उस छड़ी को निकाल लेता है और सीधा मैम को जाके देते हुए बोलता है कि अरे यार मैम, थोड़ा दिमाग लगाना था ना आपको, छुपाती हुई तो थोड़ा अच्छे जगह पे, यहीं पे तुमने छुपा दिया। इससे हमें पता चलता है कि ये सारा जो प्लान था वो मैम का ही था। वो नहीं चाहती थी कि एनोस की टीम जो है वो अच्छे पॉइंट से पास कर जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो एनोस है जो कि एक हाइब्रिड है उसे पसंद नहीं करती है, और जितने भी लोग रॉयल स्टेटस वाले हैं वो एनोस को बहुत ही नीचे से देखते हैं। फिर क्लास खत्म होती है और ये सारे लोग बाहर निकल चुके होते हैं, जहाँ पे जो मीसा थी जो कि इनका सपोर्ट ली थी वो इनके सामने आती है, जहाँ पे मीसा इन सभी को बताती है कि वो एनोस की बहुत ही बड़ी फैन है और उसने इस पूरे कैंपस में एक एनोस फैन क्लब स्टार्ट किया है, जिसके अंदर सारे जितने भी एनोस को चाहने वाले हाइब्रिड्स हैं वो उस क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं। दरअसल ये जो रॉयल स्टेटस वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हाइब्रिड्स को, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसलिए एनोस अब हाइब्रिड्स के लिए एक हीरो बन चुका है, तो उन्होंने उसके सम्मान में एक क्लब स्टार्ट किया है जिसकी लीडर है मीशा। और यहाँ पे डिफरेंशिएट अगर करना है कि कौन प्योर ब्लड है और कौन हाइब्रिड, तो आप उनके यूनिफॉर्म से कर सकते हैं। सफेद वाले हाइब्रिड है और लाल वाले प्योर ब्लड। फिर मीशा इन सभी को जो एनोस का फैन क्लब है उसके बिल्डिंग के बाहर ले आती है और वो सच में बहुत ही बड़ा लग रहा होता है। फिर ये सारे लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस फैन क्लब में सारी की सारी हाइब्रिड लड़कियां ही भरी हुई थी जो कि एनोस को अपने सामने देख के ही पागल हो जाती हैं। साशा एक जगह जाके एक किताब को उठाती है जिसके अंदर एनोस की सारी जितने भी विदाउट ड्रेस की स्केचेस थी वो बनी हुई थी, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। फिर मीशा इन सभी को एक कमरे में लेके जाती है जहाँ पे उसके फादर के द्वारा दी गई एक तलवार रखी हुई थी जो कि आधा टुकड़े में थी। फिर हमें बताया जाता है कि जो मीशा है वो हाइब्रिड होने के साथ साथ उसके जो पिता है वो डीमन थे और उनकी मम्मी एक स्पिरिट, और क्योंकि कोई रॉयल डीमन एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि उसके कोई बाहर से संबंध हो, इसलिए उसने मीशा से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया और उसके एक जन्मदिन पे उसे आधा तलवार लौटाया है। मीशा को पूरा यकीन था कि उसके फादर के पास इसका दूसरा हिस्सा होगा जिससे वो पता कर सकती है कि उसके फादर कौन है। फिर इसके बाद ये सारे जितने भी फैन क्लब के मेंबर्स थे वो एनोस की टीम को ज्वाइन करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, जिसपे एनोस बोलता है कि तुम सभी को मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और इन सारे लोगों को एक एरिना में बैठा दिया गया होता है जहाँ पे दो डीमंस आए होते हैं जो कि इन्हें हायर करने वाले होते हैं अपनी सेना के लिए, जिसके लिए इन सभी को अपने आप को साबित करना होगा। इन सभी के सामने बहुत सारे तलवार गड़े हुए हैं जमीन पे, जो भी इसे निकाल लेगा वो बहुत ही केपेबल होगा और फ्यूचर में वो इसे कंसीडर करेंगे। तो एनोस बीइंग एनोस वो बहुत ही इजीली उस तलवार को निकाल लेता है और साथ ही साथ एक दूसरा लड़का जिसका नाम ले था वो भी उसे निकाल लेता है और एनोस और ले उस तलवार को यूज करते हुए उन दोनों डीमन जनरल्स को बेहोश कर देते हैं। फिर सीन क्लास में आता है जहाँ पे जो ले था वो डायरेक्टली एनोस के पास जाता है और उसकी टीम में उसे ज्वाइन करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो करता है। जिस चीज को सुन के सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही शॉक्ड होते हैं और टीचर भी मना करती है उसे, क्योंकि जो ले है वो भी बहुत ही ओवर पावर्ड है और अगर वो भी एनोस की टीम में चला गया तो फिर जो एनोस की टीम है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर पावर्ड हो जाएगी। लेकिन एनोस यहाँ मौका नहीं देता है ले को और बोलता है कि अभी डायरेक्टली तुम मेरे टीम को ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें मुझे साबित करना होगा और मेरे से एक डुएल करना होगा। लेकिन ले के पास तो कोई टीम ही नहीं थी, तो एनोस बोलता है कि मेरे फैन क्लब की जितनी भी लड़कियां हैं उनके साथ तुम टीम बना लो। एनोस फिर यहाँ ऑल द बेस्ट कहता है ले को अगले दिन के फाइट के लिए। फिर अगले दिन सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ले था वो मीसा और बाकी सारे फैन क्लब की लड़कियों के साथ डिस्कशन कर रहा होता है, जहाँ पे बातों बातों में पता चलता है कि जो ले है हाइब्रिड और रॉयलिटी के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे नहीं मानता है। दूसरी तरफ एनोस मीसा को बोलता है कि एक बड़ा सा कैसल जल्दी से बना लो और मीसा पलक झपकते उस कैसल को बना लेती है। सासा ये देख के थोड़ी शॉक्ड होती है और बोलती है कि तुम कैसे कर ले रही हो ये। तो मीशा बोलती है कि मुझे लग रहा है कि ये जो रिंग एनोस ने मुझे दिया है उसी से कुछ ना कुछ हो पा रहा है। लेकिन एनोस इस चीज को डिनाई करता है और यहाँ से डायरेक्टली चले जाता है ले के पास। एनोस डायरेक्टली ले के पास जाता है जहाँ पे ले उसका इंतजार कर रहा था और हमें पता चलता है कि ले ने अपने कुछ अंश को यूज करते हुए उन सारी लड़कियों को दे दिया था एक पावर, जिसका यूज करते हुए वो लोग एक बड़े से मॉन्स्टर को क्रिएट कर पाती हैं और वही मॉन्स्टर डायरेक्टली मीशा और सासा से लड़ने वाला होता है। फिर एनोस बोलता है कि मैं सिर्फ तुमसे एक लकड़ी से ही लड़ूंगा, तो आ जाओ, जितना तुम्हारे में दम है वो दिखा के दिखाओ मेरे को। दूसरी तरफ उस बड़े से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मीशा और सासा थोड़ी नर्वस हो रही होती है, जिसपे एनोस बोलता है कि वो उसी तोप वाले मैजिक का यूज करे। लेकिन मीशा को थोड़ा सा शक होता है कि वो ऐसा कर पाएगी कि नहीं। लेकिन एनोस के फोर्स करने के बाद वो दोनों ये मैजिक को एक्टिवेट करते हैं और उनके कासल के पास एक बड़ा सा तोप एक्टिवेट होता है, जो कि जैसे ही शॉट फायर करता है तो सारी जो फैन क्लब की लड़कियां का बड़ा सा मॉन्स्टर था वो टूट जाता है और साशा को भी समझ नहीं आता है कि ये लोग इतनी ताकतवर कैसे हो गए। तब मीशा बोलती है कि हो सकता है कि जो हमने अपने पास्ट के साथ छेड़छाड़ की है तो हमारी क्षतियां भी डबल हो गई हैं। साशा थोड़ा जश्न मना ही रही होती है कि उतने में उसके पीछे मीसा आ जाती है, जो कि उसके ऊपर एक ऐसा हमला करती है जिससे वो बहुत ही
ही ज्यादा डैमेज हो जाती है। लेकिन विशासा अपने आप को किसी तरीके से हील करती है। लेकिन अब सामने जो उसके मॉन्स्टर था वो अब उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन वक्त रहते ही जो मीसा थी वो भी उसके पास आ जाती है और ये दोनों बहनें अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करने लगती हैं, जो कि इनके फैमिली की स्पेशल टेक्निक यानी कि फ्यूजन मैजिक टेक्निक होती है, और उसे एक्टिवेट करते हुए एक जोरदार हमला उस मॉन्स्टर पे करती हैं। इन दोनों को बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये दोनों बहनें साथ में बहुत ही ताकतवर होती है। उस मॉन्स्टर और मीसा को हराने के बाद ये दोनों जश्न मनाती है, एक दूसरे से तपली देके। इन दोनों को कहीं ना कहीं इस चीज का भी खुशी था कि अब ये दोनों बहनें साथ में रह के एंजॉय कर सकती हैं। दूसरी तरफ एनोस और ले बहुत ही तगड़ा लड़ाई कर रहे थे। एनोस बहुत समय बाद थोड़ा एंजॉय कर रहा होता है कि उसको कुछ न कुछ तगड़ा कंटेंडर मिल चुका है। उनकी फाइट इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो लोग अगल बगल का जो फॉरेस्ट था उसे डिस्ट्रॉय करे जा रहे थे और अर्थक्वेक भी पैदा किए हुए थे। लेकिन लास्ट में निष्कर्ष वही निकलता है, जो एनोस था वो अपनी लकड़ी की तलवार से ही ले को हरा देता है। अब ले को लगता है कि क्योंकि वो अब हार गया है तो वो एनोस की टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता है, इसलिए वो उदास हो जाता है। लेकिन एनोस बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और तुम उसमें बिल्कुल भी सफल निकले हो, इसलिए वो उसे अपने टीम में रखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर लास्ट में एनोस ले से पूछता है तो ले बोलता है कि अभी तो मैं इस चीज पे कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आगे चल के ये सच्चाई निकली तो मुझे बिल्कुल भी हराना नहीं होगी, क्योंकि तुम हो ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इन सारे लोगों को इंक्लूडिंग ले और मीसा को भी एनोस के घर में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पे एनोस के माता पिता बहुत ही खुश थे क्योंकि एनोस ने क्लास में टॉप किया होता है और अब वो कॉम्पीट कर सकता है पूरे स्कूल के सामने, जिसकी वजह से उनका जो घर का नाम है वो बहुत ही रोशन होगा। लेकिन फिर भी जो मीसा थी वो इसी चीज को सोच रही थी कि ये सारा जो जश्न हो रहा है वो एनोस के क्लास को जीतने की वजह से हो रहा है, लेकिन वो तो एनोस की टीम में है भी नहीं, तो वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिसपे एनोस बताता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छी एबिलिटी है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है। इस चीज को सुन के जो मीसा थी वो बहुत ही खुश हो जाती है, या फाइनली वो भी एनोस के टीम में आ चुकी है। फिर बातों बातों में पता चलता है एनोस के मदर फादर उसे डीमन किंग बनाना चाहते हैं। इन्हें तो पता ही नहीं कि दरअसल इनका जो बच्चा है वो ऑलरेडी डीमन किंग है। फिर डिनर के बाद सासा मीशा एनोस की मदर के साथ उसके बचपन की तस्वीर देखने लग जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एनोस का सच में 1 महीने पहले ही जन्म हुआ है। दूसरी तरफ ले और मीसा बाहर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ मीसा ले से थैंक यू कहती है, क्योंकि अगर वो नहीं रहता तो वो एनोस की टीम में ज्वाइन नहीं हो पाती। लेकिन जो ले था उसे तो इस बात का बुरा लग रहा था कि बाकी जितनी भी फैन क्लब की मेंबर्स थी वो ज्वाइन नहीं कर पाए इनकी टीम, जिसे देख के मीसा को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि एक रॉयलिटी के होने के बावजूद ले उन सभी हाइब्रिड्स के बारे में सोच रहा होता है। तब ले बताता है कि वो रॉयल जरूर है, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये हाइब्रिड और रॉयलिटी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं है। वैसे भी जो मीसा है वो तो एक हाइब्रिड ही है, जिसके जो मदर है वो एक स्पिरिट है, और जो स्पिरिट के हाइब्रिड्स होते हैं वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई बुरी बीमारी हो ही जाती है। लेकिन अगर तुम्हें अभी तक बीमारी नहीं हुई है मीसा, तो तुम जरूर स्पेशल ही होगी, ये ले कहता है। फिर सीन अगले दिन क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो क्लास टीचर थी वो अनाउंस करती है इस बार के जो स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन है उसमें एनोस और ले को सिलेक्ट किया गया है हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जिस चीज को सुन के जो ले और बाकी सारे स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही खुश थे। फिर क्लास खत्म होने के बाद जो ले था वो एनोस के पास पूछता है उससे कि आखिरकार तुम ज्यादा एक्साइटेड लग क्यों नहीं रहे हो। तो एनोस उसे बताता है कि मुझे अजीब बात ये लग रही है कि ये जो रॉयलिटीज हैं वो कभी भी अपने से आगे हाइब्रिड्स को बढ़ते देख नहीं सकते हैं, तो उन्होंने आखिरकार मुझे क्यों पार्टिसिपेट करने दिया। वो तो ये चीज देख ही नहीं पाएंगे कि मैं जीत जाऊंगा इस टूर्नामेंट को। कहीं ना कहीं उनका प्लान तो चल रहा है कुछ ना कुछ। में जो मीसा थी वो वहाँ पे आती है और एनोस को बताती है कि 7th डीमन एम्पायर के सर मेलेस यहाँ पे आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए, जिसे मिलने के लिए एनोस वहाँ चले जाता है। एनोस जैसे ही मेलेस के सामने पहुँचता है तो मेलेस एनोस को देखते ही रोने लग जाता है और उसके सामने झुकते हुए उसे डीमन किंग कह के बुलाता है। एनोस उससे पूछता है कि क्या वो उसे सच में याद है, जिसमें जो मिलिस था वो बोलता है कि नहीं मास्टर, मेरी 2000 साल पहले की जो मेमोरीज है उसे मिटा दिया गया है। मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आप ही मेरे डीमन किंग हो। जब आप यहाँ से चले गए थे अपनी मौत को देके 2000 साल पहले, तब पूरी जगह एकदम नष्ट हो गई थी और अचानक से एक बहुत ही बड़ा शॉक वेव जनरेट हुआ, जिससे मैं दूर जाके गिरा। जब मुझे होश आया तो मुझे 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं था। मैं जैसे ही आपकी तरफ आने की कोशिश किया तो एक बैरियर ने मुझे रोक लिया, और सच कहूँ तो मुझे पता नहीं कि ऐसा किसने किया। धीरे धीरे करके मैं इस जिंदगी में थोड़ा बहुत घुल मिल पाया हूँ। इसके बाद एनोस मेलिस से पूछता है कि इस स्वॉर्ड टूर्नामेंट के लिए क्या तुमने मेरा नाम सजेस्ट किया है, जिसमें मेलिस बोलता है कि नहीं मास्टर, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। हो सकता है कि जो रॉयल फैमिलीज है वो कुछ ना कुछ आपके खिलाफ साजिश कर रही हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ जो फेक डीमन किंग है वो आपके सामने आ जाए। एनोस हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर इसी के साथ जो एनोस था वो अपने घर पे पहुंच जाता है, और जैसे ही वो घर में एंटर करता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि जो मीशा है
वो उसके घर में प्रेजेंट होके उसकी माँ के साथ खाना बना रही होती है। दरअसल जो मीशा थी उसका मन था कि वो खाना बना के एनोस को खिलाए। इसी चीज के लिए वो उसकी मदर के पास आ गई थी। फिर उसकी मदर भी बताती है बातों बातों में कि अभी एनोस की टीचर इस घर पे आई थी और उन्होंने उसकी माँ को बताया है कि एनोस अब शॉर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। और इस चीज से भी एनोस को थोड़ा अजीब लगता है कि ये जो टीचर है वो कभी भी इसको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है, तो वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों है मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में बताने के लिए। एनोस की मदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन एनोस ने तो मन बना लिया था कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अपनी मदर को इतनी ज्यादा खुश देखते हुए वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मेरे पास तो स्वॉर्ड ही नहीं है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जिसपे उसकी मदर बोलती है कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड, लेकिन वो इतने में ही रुक जाती है। मीशा और एनोस को थोड़ा शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसी के साथ खाना खत्म होता है और एनोस शुक्रिया कहता है मीशा को इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए। और फिर उसके बाद वो मीशा को ऑफर देता है कि तुम जो भी मांगोगी मैं इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मीशा मना करती है। तो एनोस उसे फोर्स करता है, जिसपे मीशा बोलती है कि मैं बस बाहर घूमना चाहती हूँ। जिस चीज को सुन के जो एनोस था वो उस चीज के लिए तैयार हो जाता है और मीशा को बोलता है कि कल स्कूल के बाद मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। और ऐसा ही होता है। अगले दिन स्कूल खत्म होके मीशा एनोस के साथ घूमने के लिए जाती है पूरे मार्केट में, और ये दोनों अपनी फेवरेट सी शॉप में मिनिएचर आर्ट बनाते हैं, जहाँ पे जो एनोस था उसने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे शहर को छोटे से एक रिंग में बना दिया होता है, जिसको देख के उस शॉप की ओनर भी उसे खरीदना चाह रही होती है मुंह मांगी कीमत में, लेकिन एनोस मना कर देता है। और बाहर आने के बाद जब मीशा और एनोस एक जगह बैठे रहते हैं तब एनोस उसी चीज का रिंग बना के मीशा को पहना देता है, ताकि मीशा का जब भी मन हो तो वो इस पूरे के पूरे शहर को देख सके। इतने ज्यादा प्यारे से गिफ्ट को देख के जो मीशा थी वो इमोशनल हो जाती है। और फिर इसके बाद ये दोनों कैट कैफे में जाते हैं, जहाँ इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं। उतने में ही कैट के रूप में आइविस वहाँ आता है। दरअसल एनोस ने आइविस को काम दिया था कि वो पता करे कि आखिरकार इस टूर्नामेंट में उसके खिलाफ क्या साजिश हो रही है, जिसपे आइविस बताता है कि दरअसल ये कुछ न कुछ लिंक सिटी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, मैं अभी इसके बारे में और भी पता करूंगा। और इतना बोल के वो यहाँ से चले जाता है। तब एनोस और मीशा सिटी हॉस्पिटल में इसके बारे में पता करने के लिए जाते हैं, जहाँ एनोस पहुँच के उस पूरे हॉस्पिटल को स्कैन करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी खास नहीं मिलता है। उतने में जो ले था वो भी उस हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। तब एनोस उससे पूछता है कि वो आखिरकार यहाँ क्या कर रहा है। तब ले उसे बताता है कि दरअसल जो उसकी मदर है वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसपे जो एनोस था वो ऑफर करता है कि अगर डॉक्टर तुम्हारी मदर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अपनी हीलिंग मैजिक से उन्हें ठीक कर सकता हूँ। लेकिन ले इस चीज के लिए मना कर देता है और वो सीधा अंदर जाने लगता है, जिसपे एनोस बोलता है कि हो सके तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि टूर्नामेंट में मैं पार्टिसिपेट ना करूं। जिसपे भी जो ले था वो ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता और वो चुपचाप अंदर चले जाता है, जो कि मीशा और एनोस को अजीब लगती है, क्योंकि जो ले है वो नॉर्मली ऐसा रिएक्ट नहीं करता है। हमें फिर दिखाया जाता है ले की मदर को, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से बीमार होती है। फिर अगले दिन सीन में ये सारा जो टूर्नामेंट था उसका डे स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पे बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो पहुंचे हुए थे। एनोस की मदर भी बहुत ही एक्साइटेड थी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। उतने में ही जो आइविस था वो एनोस को आके और भी चीजें बताता है, और वो ये चीज भी कंफर्म करता है कि जो ले की मदर है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, क्योंकि उन्हें स्पिरिट डिजीज नाम की एक बीमारी हो गई है। लेकिन इस बीमारी के बारे में एनोस द डीमन किंग इसको भी कुछ नहीं पता होता है। फिर आइविस ये भी बताता है कि टूर्नामेंट में एनोस के खिलाफ बहुत सारे ट्रैप सेटअप किए गए। तब एनोस बताता है कि वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ताकि फेक डीमन किंग सामने आ सके। फिर हमें टूर्नामेंट स्टार्ट होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे सरप्राइजिंगली फर्स्ट मैच ही एनोस का होता है, जो कि एक कर्ट नाम के वॉरियर के साथ होता है। और ये जो कर्ट वॉरियर था वो दरअसल एनोस की जो टीचर है उसी का भाई होता है। फिर वो तो बीच रिंग में आ जाता है, लेकिन अब एनोस की बारी होती है और सारे लोग वेट कर रहे होते हैं। लेकिन एनोस डिसाइड कर चुका था कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, इसलिए सारे लोग बुरा भला उसके बारे में बोलने लगते हैं कि हाँ गंदा खून, वो तो पहले से ही डर जाता। वैसे भी एक हाइब्रिड में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो एक रॉयल को हरा सके। एनोस की मदर ये सारी बुरी बातें उनके बेटे के बारे में सुन ही नहीं पाती है, और वो चिल्ला के सबके सामने बोलती है कि मेरा बेटा डरपोक बिल्कुल भी नहीं है और वो एक दिन डीमन किंग जरूर बन के रहेगा। अपनी मदर को इतनी ज्यादा एक्साइटेड देख के एनोस को भी बुरा लगता है। उतने में जो एनोस था उसे फील होता है कि उसके फादर यहाँ पे आ गए हैं, और वो उसके लिए एक स्वॉर्ड बना के लाए थे, जो कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाई थी। इनफैक्ट उनके सर पे चोट भी आ गया था इसे बनाते हुए। अब ये सब देख के जो एनोस था वो तो इमोशनल हो जाता है कि इसके दोनों मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इन्हें डीमन किंग बनते हुए देखने के लिए, और वो चाहते हैं कि ये रॉयल फैमिली को दिखा भी सके कि एक हाइब्रिड बहुत ही आगे जा सकता है। तो ये चीज जान के जो एनोस था वो अपना पूरा का पूरा डिसीजन ही बदल लेता है, और वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर चुपचाप वो सीधा एरिना में पहुंच जाता है। वो ये चीज जान रहा था कि इस पूरे टूर्नामेंट में उसके लिए ट्रैप सेटअप किए गए हैं, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करता है। कर्ट जैसे ही एनोस को देखता है तो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम भाग खड़े होगे, जिसपे स्वैग में एनोस बोलता है
कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं हो पाया। दूसरी जगह पे ले को हम लोग चुपचाप बैठे हुए देखते हैं और बाहर से अनाउंस हो रहा है एनोस और कर्ट के बीच की जो फाइट थी वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे एनोस फैन क्लब की जितनी भी लड़कियां थी वो एनोस को गाना गा के मोटिवेट कर रही होती हैं। कर्ट स्टार्टिंग से ही जो अपना वेपन था उसको यूज करते हुए एनोस के ऊपर लगातार हमले करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन एज यूजुअल एनोस सारे उसको जो अटैक्स थे उसे डॉज कर ले रहा होता है और बहुत ही इजीली रिफ्लेक्ट भी कर दे रहा होता है। थोड़ी देर बाद जो कर्ट था वो भी इरिटेट होना शुरू हो जाता है और वो डायरेक्टली चैलेंज करता है एनोस को कि हे इतना ही दम है तो फिर डायरेक्टली मेरे पे हमला करके दिखाओ, डॉज करके कुछ भी नहीं होगा। तो एनोस उसकी बातों को सीरियस ले लेता है और फिर सीधा अपने एक ही अटैक से कर्ट को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देता है और उसकी तलवार को भी तोड़ देता है। कर्ट जो कि एक रॉयल्टी है उसकी सारे लोगों के सामने इज्जत नीलाम हो जाती है क्योंकि वो एक कॉमनर जो कि एनोस है उससे हार चुका होता है। कर्ट ये चीज समझ ही नहीं पा रहा होता है कि एनोस जो कि एक नॉर्मल से तलवार से यहाँ लड़ रहा है उसने उसे कैसे हरा दिया। तो एनोस बोलता है कि इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, जिसे तुम ये नॉर्मल सी तलवार बोल रहे हो उसे मेरे फादर ने बहुत ही प्यार से बनाया है। दूर खड़े जो एनोस के फादर थे वो इस चीज को सुन के इमोशनल हो जाते हैं और उनकी मदर उन्हें कंसोल करती है। दूर खड़ी जो एनोस की टीचर थी जो कि कर्ट की सिस्टर भी थी वो बहुत ही ज्यादा इस चीज को देख के एकदम गुस्सा हो जाती है। फिर एनोस और साशा आराम से बैठे हुए रहते हैं अपने वेटिंग लॉबी में, जहाँ पे इन्हें अनाउंसमेंट से सुनाई देता है कि जो ले है वो भी अपने राउंड में जीत चुका है। और शॉकिंग बात तो ये रहती है कि जो अब ले है उसने रॉयल फैमिली की टीम को ज्वाइन कर लिया होता है क्योंकि उसका ड्रेस भी अब चेंज हो चुका होता है, जो कि इन दोनों के लिए शॉकिंग था। फिर ले इन सभी के पास आता है मैच खत्म करने के बाद, जिसमें साशा डायरेक्टली उससे पूछती है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम रॉयल फैमिली को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पे ले बोलता है कि उन्होंने मुझे ऐसा ऑफर दिया है कि मैं कभी रिफ्यूज ही नहीं कर पाया, वो लोग डायरेक्टली मुझे डीमन लॉर्ड बनवाएंगे और एनोस मैं तुम्हें अगले फाइट में जान से मार दूंगा। तब एनोस इस चीज को सुन के बोलता है कि तुम इतना फाइट का इंतजार क्यों कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे भी लड़ाई कर सकते हैं। तो ले भी उस चीज के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों की लड़ाई यहाँ स्टार्ट होती है। दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा डैमेज कर देते हैं और एनोस अपने पंजे से ही ले के छाती में थोड़ा छेद कर देता है, लेकिन सही समय रहते हुए दोनों बैक हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है। फिर ले यहाँ से चले जाता है और फिर एनोस जिसके हाथ में ले का खून लग चुका होता है वो स्कैन कर लेता है उसके बॉडी को और बोलता है कि जो ले है उसके जो सोर्स है उसके ऊपर किसी ने बैरियर लगा के रखा हुआ है और अगर उसने कुछ भी यहाँ पे कहे अनुसार गलत कर दिया तो उसका सोर्स वहीं पे खत्म हो जाएगा, कभी भी रिजरेक्ट नहीं हो पाएगा। और हो सकता है कि उसने मेरे से डायरेक्टली मदद इसलिए नहीं मांगी है क्योंकि वो किसी के वश में है। फिर पूरे दिन का जो टूर्नामेंट था वो अब खत्म हो जाता है और एनोस की मदर उसकी तलवार को संभाल के ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल इस टूर्नामेंट का ये रोल था कि आपको उसी तलवार से एंड तक लड़ना है जिससे आपने इस मैच को शुरुआत की थी, तो इस वजह से आप अपने तलवार को संभाल के ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो उसकी मदर थी वो उसके तलवार को संभाल के रखने के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें एनोस की जितनी भी फैन क्लब की गर्ल्स थी वो उनका सपोर्ट करने वाली होती है। तो एनोस अपनी मदर को ऑल द बेस्ट बोल के वहां से साशा के साथ निकल जाता है और डायरेक्टली पहुंचता है उसी हॉस्पिटल में जहां ले की मदर एडमिट थी। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि ले की मदर का हालत सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उसे देखने पे ये भी पता चलता है कि जो ये ले की मदर है वो तो एक स्पिरिट है। इसका मतलब है कि ये ले की बायोलॉजिकल मदर नहीं है। उतने में ही ले की मदर को होश आ जाता है और वो एनोस को पहचान लेती है और उसके नाम से उसे बुलाती है। तो एनोस बोलता है कि आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? तो बताती है कि आए दिन जो ले है वो एनोस की बातें किया करता है। तभी जो एनोस था वो उनसे पूछता है कि आपको पता है कि रॉयल किंगडम के साथ आखिरकार ले ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? तो वो बताती है कि उन्होंने बताया है कि अगर वो तुम्हें मार देता है तो वो मुझे ठीक कर देंगे। तो एनोस बोलता है कि अगर मैं आपको ठीक कर दूं तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा ना। तब ले की मदर बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ये चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि स्पिरिट फ्लू को अगर तुम हटाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें स्पिरिट सोर्स के बारे में भी जानना पड़ेगा और मुझे अपने स्पिरिट सोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि तुम ले के कॉन्ट्रैक्ट से उसे दूर हटा दो और ऐसा तभी हो पाएगा जब तुम मुझे खत्म कर दोगे। जिसे सुन के जो मीसा थी वो बोलती है कि नहीं एनोस, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो चारा होगा ही। तब एनोस भी बोलता है कि नहीं, बिना स्पिरिट सोर्स के जाने हुए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब मीसा थोड़ा दिमाग चलाती है और वो बताती है कि अगर मैं अपना स्पिरिट सोर्स यहाँ पे शेयर करने लगूं तब शायद से कुछ काम चल सकता है ना, क्योंकि मैं भी हाफ स्पिरिट ही हूँ। जिसपे एनोस भी तैयार होता है कि हाँ ये हो सकता है। तब वो एक बैरियर क्रिएट करता है जिससे बहुत ही इजीली मीसा अपना स्पिरिट सोर्स शेयर कर सकती है ले की मदर के साथ और ये प्रोसेस स्टार्ट ही होता है कि उतने ही देर में एनोस को थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। दूसरी तरफ हम लोग एनोस की मदर को देखते हैं जो कि सारी लड़कियों के साथ खुशी से घर जा रही होती है,
लेकिन रास्ते में ही एनोस की जो टीचर थी वो उनका रास्ता रोक लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। दरअसल जो एनोस है उसने मुझे कहा है कि तुम उसका तलवार जो है वो मुझे दे दो, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है उसके रूल में से ये एक चीज है। जिसपे उसकी मदर जो है वो बोलती है कि मैं डायरेक्टली एनोस से पूछ लूंगी इस चीज के लिए, लेकिन जो उसकी टीचर थी वो फोर्स करने लग जाती है। तब इन सभी को शक हो जाता है। तो ये सारी लड़कियां बोलती है कि नहीं, आप यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर सकती। जिसपे टीचर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम सारे हाइब्रिड्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने ये चीज बोलने की, तुम्हारा बहुत ही मन बढ़ गया है। और इतना बोलते ही वो डायरेक्टली हमला कर देती है और वो डायरेक्ट हमला सीधा ले की मदर की तरफ भी जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जो एनोस की टीचर थी उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो एनोस की मदर को भी खत्म कर देगी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देती है और वो एक जोरदार अटैक दे मारती है एनोस की मदर पे। लेकिन सही समय पे जितनी भी लड़कियां थी फैन क्लब की, वो बीच में आके उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती हैं और किसी तरीके से एनोस की मदर को बचा लेती है। जिस चीज से और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है ये टीचर और बोलती है कि तुम बदजात, यहाँ पे तुम अपने आप को बहुत ही ऊपर समझने लग गए हो। और फिर वो एक और बार अटैक लॉन्च कर देती है, लेकिन ये वाली भी अटैक वो सारी जो स्टूडेंट्स थी वो अपने ऊपर ही ले रही होती है। कहीं ना कहीं उनकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा फैन क्लब में इन्वॉल्व थे और एनोस को इतना पसंद करते थे और कहीं ना कहीं उनका दिल भी साफ था। इसी वजह से वो सारा अटैक को अपने ऊपर ले रहे थे और एनोस की मदर को कुछ भी नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब उनकी भी लिमिट आ चुकी थी और इस बार अगर टीचर अटैक करती तो वो सारे लोग मारे जाते। और इस बार भी टीचर फाइनल अटैक कर ही देती है, जिसमें वो अपनी सारी शक्तियों का यूज करती है। लेकिन सही समय पे जो एनोस था वो वहाँ पे सारे इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो बीच में जैसे ही आता है तो सारी लड़कियां खुश हो जाती है। लेकिन जो टीचर थी उसका पूरा ही हालत खराब होना शुरू हो जाता है। वो लिटरली कांपना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब वो खत्म होने वाली है। एनोस उस अटैक को डिफ्लेक्ट करते ही डायरेक्टली उन लड़कियों के पास जाता है और उनसे दिल से एकदम शुक्रिया कहता है कि आज जो तुमने किया है मैं इसका कभी भी भुगतान नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी हो और मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। और इतना कह के वो सारी लड़कियों को हील भी कर देता है। सारी लड़कियां इतने अच्छे बातों को सुन के एनोस की तरफ से एकदम खुश हो जाती हैं और इमोशनल होते हुए उसे इस चीज के लिए मना करती है थैंक्स करने। फिर एनोस अपनी मदर के पास जाते हुए बोलता है कि आप मुझे कुछ देर टाइम दीजिएगा, मैं यहाँ पे सारी चीजें सॉल्व करके आता हूँ। और फिर गुस्से से वो डायरेक्टली टीचर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और टीचर अपनी मौत को आगे से आते हुए देख रही होती है। दरअसल एनोस ने टीचर के ऊपर अपना मैजिक कर दिया होता है, जिसकी वजह से टीचर यहाँ से हिल ही नहीं पा रही होती है, वही डीमन आई वाला। एनोस बोलता है कि आज तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और आज तुम मारी जाओगी यहीं पे। इतना बोलते हुए टीचर का गर्दन पकड़ता है और उन्हें डायरेक्टली एरिना पे टेलीपोर्ट कर देता है। एरिना में टेलीपोर्ट होते ही जो टीचर थी वो भागने की ट्राई करने लगती है, लेकिन एनोस अपना एक तलवार समन करते हुए उनके पीठ पे घुसा देता है और बोलता है कि सही समय पर अगर तुम्हें इलाज नहीं मिला तो तुम यहीं पे मारी जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ ठीक कर सकता हूँ अगर तुम अपना डीमन किंग मुझे मान लो। लेकिन क्योंकि वो जो टीचर थी वो बहुत ही एरोगेंट थी, तो वो इस चीज के लिए तैयार नहीं होती है कि वो कभी भी एक हाइब्रिड को अपना डीमन किंग नहीं मानेगी। तो जो एनोस था वो उनका गेम बजा देता है और कंप्लीटली उन्हें मार डालता है। लेकिन एज यूजुअल जो एनोस है वो तो भाई दोबारा से लोगों को रीइंकार्नेट कर देता है, तो वो थोड़ी देर में टीचर को रीइंकार्नेट कर देता है। लेकिन इस बार डिफरेंट चीज ये होती है कि वो टीचर के पूरे रेस को ही चेंज कर देता है। अब टीचर कोई रॉयलिटी नहीं बच गई होती है, उनके बालों का रंग चेंज हो चुका होता है और जब वो रियलाइज करती हैं कि वो भी अब एक हाइब्रिड बन चुकी है तो उनका पूरा का पूरा जो घमंड था वो चूर चूर हो जाता है। दरअसल एनोस ने उन्हें पूरी तरीके से जो घमंड तोड़ने का सजा था वो दे दिया था, क्योंकि एक घमंडी इंसान जिसे जिस चीज की घमंड है वही छीन ली जाए तो उसे बहुत ही ज्यादा एकदम खराब लगता है और एनोस ने वही किया था। दूसरी तरफ जो मीशा थी वो अपना सारा स्पिरिचुअल एनर्जी डायरेक्टली दे रही होती है ले की मदर को और पता नहीं उसी समय जो ले था वो भी वहाँ पहुंच जाता है और वो मीशा के पीछे से उसके गर्दन पे चाकू लगाता है और वो नोटिस करता है कि मीशा यहाँ उसकी मदर की हेल्प ही कर रही है। लेकिन वो मीशा को बेहोश कर देता है और चुपचाप उसे सुला देता है और इस प्रोसेस को रोक देता है। दरअसल ले ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि जो मीशा अगर वो रेगुलरली ऐसा करती रहती तो उसकी भी हालत खराब हो जाती। फिर ले अपनी मदर के पास जाता है जहाँ पे उसकी मदर बहुत ही खुश होकर उसे बोलती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ खुद ब खुद एंजॉय करो, तुम मेरे पे अपना टाइम बर्बाद मत करो। इसी बीच हमें पता चलता है कि ले जो है उसकी मदर सच में ये बायोलॉजिकल नहीं है, वो तो उन्हें ऐसे ही जमीन पे पड़ा हुआ मिला था, जिसे उसकी बायोलॉजिकल मदर जो नहीं है यानी कि स्पिरिट्स वाली मदर उसने अडॉप्ट कर लिया था। अपनी मदर के मुंह से ये बात सुन के जो ले था वो स्माइल करता है और चुपचाप यहाँ से चले जाता है। लेके यहाँ से जाते ही एनोस वहाँ पे आ जाता है और एनोस को भी बिलीव हो जाता है कि इस जगह से ले गया हुआ है और ले भी जाते हुए महसूस कर लेता है कि एनोस यहीं कहीं है। फिर सीन अगले दिन में आ जाता है जहाँ पे हमें टूर्नामेंट की फाइट दिखाई जा रही होती है एनोस और ले के बीच में और उन दोनों को आमने सामने लड़ने के लिए छोड़ दिया गया होता है। लेकिन अचानक से ही फाइट स्टार्ट होने से पहले ही रूल में थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। उन दोनों के ही हाथ में एक ब्रेसलेट आ जाता है जो कि उनकी जितनी भी अनवांटेड एनर्जी थी उसे ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, जिस वजह से जो एनोस बहुत ही ज्यादा
ओवर पावर्ड था उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता था। फिर रूल में ये भी चेंज किया जाता है कि अगर किसी को भी एक दूसरे को हराना है तो उसे सामने वाले के एनर्जी सोर्स को खत्म करना होगा, यानी कि वो इंसान मारा जाएगा। एनोस समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उसके ही खिलाफ हो रही है। अगर वो हार जाता है तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो अगर जीत जाता है तो उसका दोस्त मारा जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ जो ले था वो पूरी तरीके से सोच चुका था कि वो एक वीर की तरह लड़ेगा, इसलिए उसको इतना एनर्जेटिक देख के और उसको डिमोटिवेट ना करने का सोच के एनोस इस लड़ाई को स्टार्ट कर देता है। इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी होती है। इन दोनों का पावर लेवल भी सेम ही था लगभग, तो इसी वजह से ये लोग अच्छे से लड़ रहे होते हैं। और इन दोनों का पावर लेवल इसी वजह से सेम था क्योंकि एनोस के हाथ में वो ब्रेसलेट आ चुका था। तो ऐसा मत समझना कि एनोस यहाँ कमजोर हो गया। फिर फाइट के दौरान में एनोस का एक हाथ ले काट देता है और सही समय पे जो एनोस था वो अपने तलवार को आर पार कर देता है लेके। तो एटास देख सकते हैं कि जो ले है वही उसी का गेम बजने वाला है। तो एनोस भी समझ जाता है कि उसने यहाँ अब इस मैच को जीत लिया है। लेकिन रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है कि उतने ही देर में इन दोनों के नीचे एक पोर्टल एक्टिवेट होता है जो कि इन्हें सीधा टेलीपोर्ट करके दूसरे डायमेंशन में लेके चले जाता है। उस जगह पे जैसे ही एनोस पहुंचता है तो वो समझ जाता है कि उसे टूर्नामेंट में सिलेक्ट करने से लेकर उसके सारे जो विनिंग प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी उन सारे चीजों का मास्टरमाइंड दरअसल यहाँ पे मेलिस ने ही किया है। उतने में ही जो मेलिस था वो सामने आ जाता है और वो बोलता है कि ये सारा मेरे प्लान का ही नतीजा था। दरअसल मैं यहाँ पे चाहता था कि जो एनोस है वो मारा जाए। उतना ही बोलते हैं वो जो दोनों डीमन जनरल्स थे उन्हें भी यहाँ पे बुला लेता है जो स्कूल में स्टोर ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंगली जैसे ये दोनों जनरल यहाँ आते हैं तो पीछे से इन दोनों को अचानक से अटैक करके मार दिया जाता है और मेलिस को ये समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार क्या हुआ। तभी रिवील किया जाता है कि जो हमारा हीरो है ले वो यहाँ पे जिंदा है और उसे एनोस ने बिल्कुल भी नहीं मारा है। मेलिस जैसे ही देखता है कि ले ने उसे धोखा दे दिया है तो वो उसके सोर्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एनोस ने ये चीज पहले से ही प्लान कर लिया था। दरअसल एनोस ने जैसे ही उस तलवार को ले के अंदर घुसाया था तो उसने उसके सोर्स को तबाह नहीं किया था, उसने तो बस उस बैरियर को तोड़ दिया था। तो अब जो ले है वो इस मेलिस के कब्जे में बिल्कुल भी नहीं है और अब ये दोनों मिलके मेलिस को खत्म करने वाले थे। लेकिन मेलिस यहाँ इसका भी बैकअप प्लान सोच के रखा था और वो बताता है कि वो समझ चुका था कि ले उसे धोखा देगा, इसलिए सही समय रहते ही उसकी मदर को उसने कैद कर लिया है। लेकिन फिर भी इस जगह जो ले और एनोस थे वो ज्यादा रिएक्शन नहीं देते हैं और जो ले था वो एक तलवार को मेलिस के ऊपर फेंक देता है। तो मेलिस का ध्यान भटक जाता है और सही समय पे जो ले था वो अपनी मदर के पास पहुंच जाता है और उन्हें संभालने लगता है और अब डायरेक्टली एनोस और मेलिस के बीच में लड़ाई होने वाली होती है। तभी मेलिस रिवील करता है कि वो इस पूरी दुनिया में राज करना चाहता है, इसलिए उसने डार्क एनर्जी से इस पूरे जगह को कैप्चर कर लिया है। जो तुमने ब्रेसलेट पहना हुआ है वो भी उसी की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारी एनर्जी का यूज करते हुए इस पूरी जगह पे मैं राज करूंगा। तब एनोस इस चीज को जानने के बाद थोड़ा बहुत ट्राई करता है मेलिस को रोकने का अपने कटे हुए हाथ से, लेकिन मेलिस उस कटे हुए हाथ से बहुत ही इजीली बच जाता है और अपने एब्सोल्यूट स्पेस में चला जाता है जहां उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। लेकिन मेलिस यहाँ पे नहीं रुकता है, वो अपनी डार्क मैजिक का यूज करते हुए एनोस और ले की मदर को भी ऊपर अटैक करता है। लेकिन एनोस अपनी एनर्जी से बिल्कुल इस चीज को होने नहीं देता है। लेकिन फिर भी ये डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ले की मदर के ऊपर ये अटैक होने ही वाला था। तब एनोस बोलता है कि तुम्हें कुछ करना होगा ले। तो ले बोलता है कि अगर तुम मुझे एक तलवार बना के दे देते हो तो मैं थोड़ी देर तक इसको सह सकता हूँ। तो एनोस वैसा ही करता है और उसे एक तलवार बना देता है। तब जो ले था वो उसके ऊपर ब्लैक एनर्जी को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो तलवार था उतने एनर्जी को झेल नहीं पाता है और वहीं पे टूट जाता है। और क्योंकि जो एनोस था वो अपनी पूरी एनर्जी को लगा रहा था इस डार्क एनर्जी को रोकने के लिए, तो वो भी यहाँ मदद नहीं कर सकता था ले का। देखने से ऐसे लग रहा होता है कि जो ले की मदर है वो अब यहाँ पे बिल्कुल भी बच नहीं पाएगी। तो जो ले था वो अपनी मॉम से माफी मांगता है क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं बन पाया कि वो पूरे बुराइयों को रोक सके। तभी जो उसकी मदर थी वो चमकना शुरू कर देती है और वो बोलती है कि मेरे बेटे, मैं कभी भी तुम्हें इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकती और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा ही इस्तेमाल करके इस पूरी जगह पे रोशनी फैलाओ। और इतना बोलने के बाद वो अपने आप को एक स्पिरिट स्वॉर्ड में बदल लेती है। ले ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि अगर उसकी मदर ऐसा करती तो वो कभी भी जिंदा नहीं रह पाती, लेकिन वो क्या कर सकता था, इसलिए उसकी मदर के कहने अनुसार वो उस तलवार को पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद अब वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुका था अपनी मदर का यूज करते हुए। उसके अंदर इतनी एनर्जी आ चुकी थी कि वो बहुत ही इजीली उस सारे ब्लैक मैटर को काटने शुरू कर देता है और उसकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि वो सीधा एब्सोल्यूट स्पेस में पहुंच जाता है मेलविस के और उसे छोटा सा एक कट से ही लेकिन जरूर कट देता है। और जैसे ही कट उसको लगता है तो एनोस उसके पीछे पहुंच जाता है उसके एब्सोल्यूट स्पेस में, जिसे देख के जो मेलविस था उसकी फट के चार हो जाती है। मेलविस को ये चीज समझ ही नहीं आती है कि आखिरकार उसके एब्सोल्यूट स्पेस में एनोस कैसे घुस गया। तब एनोस बताता है कि तुम एक माँ की ताकत को नहीं समझ सकते। जिस वक्त उस तलवार से तुम्हारे फेस पे कट लगा तो ले की माँ ने तुम्हारे एब्सोल्यूट स्पेस में घुसने का भी जरिया खोल दिया। लेकिन फिर भी जो मेलविस था वो बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा होता है और वो बहुत सारी अटैक करने की कोशिश करता है एनोस के ऊपर। लेकिन एनोस अब यहाँ पे अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को समन करता है और वो बहुत ही कैजुअली सारे
जो अटैक कर रहा था मेलिस उसको डिफ्लेक्ट कर दे रहा होता है और उसको अब बता चुका होता है कि अब उसका गेम बजने वाला है। एट लास्ट में वो सीधा जो अपना तलवार था वो मेलिस के आर पार कर देता है और अब मेलिस का गेम बच चुका होता है। जिसके बाद ये सारे लोग टेलीपोर्ट होके दोबारा से एरिना में आ जाते हैं। एरिना में आते ही जो एनोस था दोबारा से रीइंकार्नेट कर देता है मेलविस को और उसे बोलता है कि तुम अब ठीक हो। जहाँ पे जो मेलविस था वो अब नॉर्मल हो चुका था। फिर मेलविस बताता है कि दरअसल कल रात जब मैं आपसे मिला था उसके बाद किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, तब से ही मैं अपनी होश खो चुका हूँ। हो सकता है ये कहीं वही फेक डीमन किंग हो। तो एनोस बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ चुका हूँ। फिर मेलविस बताता है कि अभी जो 2 डीमन जनरल को मैंने आपके पास बुलाया था वो दोनों के ऊपर भी उसी डीमन किंग ने अटैक किया था, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो इतना सुनते ही जो एनोस था उन्हें भी रीइंकार्नेट कर देता है और उनकी स्पिरिट सोर्स को वो निकालता है। तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर मार्क लगा हुआ है फेक डीमन किंग का। इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि फेक डीमन किंग कौन है। अगर वो उन्हें रीइंकार्नेट और भी अच्छे से कर देता है तो उसे उसके बारे में पता चल जाएगा। तो वो जैसे ही उस चीज को करने जा रहा होता है कि तभी जो उनके स्पिरिट सोर्स था उसको कोई बाहरी ताकत तोड़ के रख देती है और ये करने वाला और कोई नहीं फेक डीमन किंग ही था। और दूर खड़ा एनोस भी उसे देख लेता है। एनोस उसे देखते ही उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय रहते जो फेक डीमन किंग था वो वहाँ से भाग जाता है। तो मेलविस बोलता है कि हमें उनका पीछा करना चाहिए, लेकिन एनोस बोलता है कि नहीं, अगर वो यहाँ पे आ सकता है तो वो भागना भी जानता होगा, तो हम लोग भाग के बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। फिर एनोस बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ बाकी का काम संभाल लो। इतना बोलते ही एनोस रियल एरिना में पहुंच जाता है और सारे लोगों को नॉर्मल कर देता है। और जैसे ही सारे लोग नॉर्मल होते हैं एरिना में तो वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि एनोस यहाँ सीधा खड़ा था और जो ले था जमीन पे गिरा हुआ था। इसका मतलब जो एनोस था उसने इस पूरे टूर्नामेंट को जीत लिया है। अपने जीत का ऐलान करते हुए एनोस बोलता है कि मैं आज जो जीत पाया हूँ वो अपने फादर की बनाई गई हुई शानदार तलवार की वजह से है। जिसे सुनते ही जो उसके फादर थे वो और भी ज्यादा इमोशनल होते हुए रोने लगते हैं, जिसे देख के उसकी मदर खुश हो जाती है। तभी दूसरी तरफ जो ले था उसके ऊपर मेडिकल टीम उसे इलाज कर रही होती है। तब एनोस बोलता है कि आप सब जा सकते हैं, मैं यहाँ संभाल लूंगा। फिर एनोस ले को जाके तुरंत ही हील कर देता है और ले वहीं पे होश में आ जाता है। लेकिन होश में आते ही ले थोड़ा उदास था, क्योंकि अब उसकी मदर उसके सामने से जा चुकी है। जिसपे एनोस उसे सरप्राइज देते हुए उसकी मॉम को उसके सामने रीइंकार्नेट कर देता है, जिसपे दोनों जो माँ बेटे थे वो फिर से मिल जाते हैं। ले की मदर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन्हें अपनी स्पिरिट फॉर्म के बारे में पता ही नहीं था, तो उनकी बीमारी कैसे ठीक कर पाया एनोस। तो एनोस बताता है कि उनके स्पिरिट फॉर्म के बारे में उसे पता चल चुका था। लड़ाई के दौरान आप तलवार में चेंज हुई थी, इसका मतलब आपका स्पिरिट फॉर्म तलवार था, तो मैंने उसका यूज करते हुए आपके इलाज कर दिया है। फिर इसके बाद टूर्नामेंट का विनिंग गिफ्ट देने के लिए साशा वहाँ पे आती है एनोस को। दरअसल साशा जिस रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है वो लोग अक्सर विनर को यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए आते हैं, और इस बार साशा की बारी थी। लेकिन क्योंकि जो साशा बहुत ही अच्छी दोस्त है एनोस की, तो उसे कैजुअली ट्रीट कर रही होती है। जिसपे एनोस बोलता है कि अरे यार तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, यहाँ पे मैंने पूरा टूर्नामेंट जीता है और तुम मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही। जिसपे साशा एनोस के करीब जाकर उसके गाल पे पप्पी देती है और बोलती है कि यही तुम्हारा एब्सोल्यूट गिफ्ट है। फिर अपने कर्मों पे साशा तुरंत ही शर्मा भी जाती है और एनोस से बहाना मारते हुए बोलती है कि उसने जो किस किया है एनोस को, ये उसका प्यार मत समझ लेना, ये तो मात्र एक ट्रेडिशन है। जिसपे एनोस बोलता है कि मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। फिर डायरेक्टली एनोस यहाँ से निकल जाता है। पास्ट के सीन में एनोस को हम लोग डीमन किंग के अवतार में देखते हैं, जिसके सामने वो हीरो किंग से इंसान और डीमंस के बीच में शांति समझौता करने के लिए आया हुआ था। दरअसल जो एनोस था बीइंग अ डीमन किंग अब शांति चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि जो हीरो है जो कि ह्यूमंस के साइड से लड़ने आता है उसके साथ थोड़ा शांति समझौता हो जाए। लेकिन जो हीरो साइड का एक जनरल था वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो एनोस अपने सारे साथियों को बचाने के लिए एक बड़ा सा बैरियर लगा देता है, लेकिन उसका जनरल उसे अपने बेयर हैंड से ही अपनी ताकत से तोड़ देता है और सीधा अटैक कर देता है एनोस के ऊपर। लेकिन एनोस इजीली उसे डिफीट कर देता है, जिससे उसे बहुत ही डैमेज होता है। दरअसल जो जनरल था उसके पूरे फैमिली को डीमंस के द्वारा मार दिया गया था, इसलिए वो चाहता था कि पूरे दुनिया से डीमंस को पूरा इरेडिकेट कर दिया जाए। तो एनोस उसके पास आके बताता है कि मैंने भी अपने माँ बाप इसी लड़ाई में खोए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं पीस की बातें ना करूं, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मेरे पास मैसेज लेके आ जाना। और इतना बोल के वो वहां से चले जाता है। फिर हीरो अपने जनरल के पास आता है, जिसपे जनरल उसे बोलता है कि हम लोग बिल्कुल भी इन सारे के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, हमें इन्हें खत्म ही करना होगा। तब हीरो उसकी चिंता करते हुए उसकी हामी में भर देता है। हाँ, फिर सीन प्रेजेंट डे पे आता है, जहाँ जो साशा थी वो इस बात से बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि कहीं भी उसे एनोस और मीसा नहीं मिल रहे थे और उसे सोता छोड़ते हुए वो लोग अपने साथ घूमने के लिए चले गए। वो थोड़ा बाहर आती है तो वो उन दोनों को साथ में आते हुए देखती है, जहाँ वो मीशा से बोलती है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं और आखिरकार तुम लोग साथ क्यों आ रहे हो। तब मीशा बताती है कि एनोस की मदद से वो खाना बनाना सीख रही है। तब एनोस बहुत ही प्यार से बोलता है साशा को कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अगली बार से बुला लूंगा अपने घर पे।
लेकिन साशा शर्माते हुए इस ऑफर के लिए मना कर देती है। उतने में ले और मीसा को भी हम लोग साथ में आते हुए देखते हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों का लफड़ा होने वाला है। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब इनकी टीचर चेंज हो चुकी है और आप लोग रीजन जानते हैं क्यों। इनकी टीचर अनाउंस करती है कि अब आप सभी जितने भी डीमन अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो लोग ह्यूमन अकेडमी के पास जाने वाले हैं और उन सभी के बीच में एक कंपटीशन होगा। मैं इस ह्यूमन पावर को ब्लू पावर कहूंगा और जो डीमंस यूज करेंगे उसे ब्लैक पावर कहूंगा। तो इन दोनों को अपने ब्लू और ब्लैक पावर की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करनी है और जिसकी ताकत सबसे ज्यादा हुई वही जीतेगा। एनोस इन सारे पार्टिसिपेशंस को देख के थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो रहा होता है, जिसपे इसके सारे साथी बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन नहीं लो, हम सब सारे जितने भी हैं प्रैक्टिस करके उस टूर्नामेंट में अच्छे से कर लेंगे। जिसपे एनोस भी थोड़ा मोटिवेट होता है और इन सारे लोग को ट्रेनिंग करने के लिए लेके चले जाता है। फिर हमें इन सभी की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पे अपनी अपनी तरफ से ये लोग अपनी एबिलिटीज को यूज कर रहे होते हैं। जैसे साशा अपनी डिमोनिक आइज को यूज कर रही होती है, फिर मीशा अपनी क्रिएशन एबिलिटी को यूज करते हुए ले को मौका देती है एनोस पे अटैक करने के लिए, लेकिन एनोस उसे भी हरा देता है और इन सभी को बीच बीच में वो सीख भी दे रहा होता है। उतने में इन सभी के चारों तरफ बहुत सारी जो फॉग थी वो जमा हो जाती है, लेकिन एनोस अपनी डिमोनिक आइज से पता कर लेता है कि यह कौन कर रही थी। दरअसल मीशा ने ही यही किया था और उसे दूर से खींच के वो सामने पटक देता है और बोलता है कि तुम सभी को और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन ये सारा जो चीज इन्होंने किया था वो एनोस का ध्यान भटकाने के किया था। मौका मिलते ही ये लोग उस तोप वाली जो अटैक थी उसे एक्टिवेट कर देते हैं। इसका मतलब है कि एनोस अब इन सभी को देख के खुश हुआ और वो तारीफ भी करता है कि तुम सभी का जितना भी जज्बा है जीतने वाला यही हम यूज करेंगे उन ह्यूमन अकेडमी के सामने जीतने के लिए। नेक्स्ट सीन में मेलविस को हम लोग देखते हैं एनोस के सामने, जो कि रिपोर्ट दे रहा होता है कि ह्यूमन अकेडमी में जब हम लोग पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे हैं तो हमें थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सुनने के लिए आया है कि ह्यूमन अकेडमी में एक इलाइट क्लास भी चलाई जा रही है और उसमें उन स्टूडेंट्स को रखा जा रहा है जो कि 2000 साल पहले जितने भी हीरोज थे उन सभी के पुनर्जन्म है। अगर यहाँ पे अभी शांति स्थापना हो चुकी है ह्यूमंस और डीमंस के बीच में, तो मुझे इस क्लास को चलाने का कोई भी रीजन नहीं पता चल रहा है, इसलिए हमें थोड़ा तो कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो एनोस भी इस चीज पे हामी भरता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एनोस और ले को देखते हैं। दरअसल जो ले था उसकी तलवार टूट चुकी थी लड़ाई के ही दौरान, तब वो एक नई तलवार चूज करने के लिए आया था। उसी तलवार को खोजते हुए ले एक ऐसी तलवार को चूज कर लेता है जिसकी ताकत सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन ये किसी भी यूजर को एक्सेप्ट नहीं करती है और ऐसा ही था, ले को वो एक्सेप्ट नहीं करती। तब एनोस बातों बातों में बताता है कि 2000 साल पहले जो हीरो हुआ करता था उसके पास ऐसी एबिलिटी थी कि कोई भी तलवार को वो यूज कर सकता था। वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम औसम था। तब ले बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उसका पुनर्जन्म हूँ? तब एनोस भी थोड़ा बहुत सोचने लग जाता है और उसे याद आता है कि किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर नेक्स्ट जन्म में कभी भी वो मिले तो एक दूसरे के दोस्त बनेंगे। तब एनोस भी बोलता है कि हाँ हो सकते हो, वैसे भी तुम्हारी तलवारबाजी की जितनी भी स्किल्स है वो बहुत ही अच्छी है। तब ले बोलता है कि क्या तुम दोनों ने कुछ वादा किया था? तो एनोस एकदम शांत हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी इस बारे में ले को नहीं बताता है। फिर टाइम आ जाता है इन सभी के ह्यूमन अकेडमी में जाने का। ये सारे लोग इकट्ठा होकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि इन्हें किस रूट से जाना है, लेकिन एनोस अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का यूज करते हुए इन सभी को एक ही बार में वहां पहुंचा देता है। वहां पहुंचते ही जो मीसा थी वो थोड़ा चिंता में आ जाती है, क्योंकि जितने भी एनोस के फैन क्लब वाली गर्ल्स थी वो रास्ता भटक सकती थी, इसलिए मीसा सारे मिल जाते हैं कि वो लोग रास्ता बताएंगे उन सभी को, इसलिए उन सभी को रोक दिया जाता है और एनोस और साशा ही जाते हैं ह्यूमन वर्ल्ड को घूमने के लिए। फिर एनोस और साशा मार्केट को घूम रहे होते हैं। साशा थोड़ी बहुत नर्वस लग रही होती है क्योंकि वो बहुत समय बाद अकेले एनोस के साथ घूमने के लिए आई होती है, जिसपे एनोस भी उसे छेड़ते हुए उस बात बोलता है कि तुम्हें याद है मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में कहा था कि तुम्हारी आंखें सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, अब तुम इतनी बड़ी तो हो ही गई हो कि उसका मतलब समझ सको। तो साशा इन सारी चीजों को सुन के एकदम लाल पीली होना शुरू हो जाती है और उसकी डिमोनिक आइज भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे चारों तरफ तबाही आना शुरू हो जाता है। तब एनोस उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी शक्तियों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम मेरी आंखों में देखो। तो साशा ऐसा ही करती है और उसकी डिमोनिक आइज बंद हो जाती है। फिर ये दोनों घूमते घूमते डायरेक्टली ह्यूमन अकेडमी में पहुंच जाते हैं, जिसे हीरो अकेडमी भी कहा जाता है। वहाँ का गेट जैसे ही एनोस खोलता है तो पीछे से इन्हें एक लड़की टोकती है जिसका नाम एलेनोर होता है। एलेनोर इन्हें बोलती है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तब एनोस बताता है कि वो लोग दरअसल डीमन अकेडमी से आए हैं। तो एलेनोर भी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसने कभी भी डीमंस को देखा नहीं था, इसलिए वो इन दोनों को पूरी अकेडमी घुमाने के लिए तैयार हो जाती है। घूमते घूमते ये सारे लोग लाइब्रेरी पे पहुंचते हैं, जहाँ पे एलेनोर उन सभी को हीरो कानून की जो बुक्स थी उसके बारे में भी सजेस्ट करती है कि इसके अंदर सारे जितने भी हीरो थे उन सभी के बारे में लिखा हुआ है। फिर वो बातों बातों में ये भी बताती है कि जो हीरो कानून है वो एक लौते ऐसे हीरो है जिन्होंने डीमन किंग को हराया था, और कहा जाता है कि उन्होंने शांति स्थापना की थी ह्यूमंस और डीमंस के बीच में, और अपनी शक्तियों से उन्होंने एक ब्लैक दीवार खड़ी कर दी थी जिससे हम दोनों के वर्ल्ड्स को अलग किया जा सके। इतना झूठ सुनने के बाद जो साशा थी वो गुस्सा हो जाती है और वो एलेनोर को बोलती है कि तुम सारे ह्यूमन झूठे हो, दरअसल यहाँ पे शांति स्थापना और वो मैजिक डीमन किंग ने बनाई थी। तो इन दोनों को इतना वायलेंट देखते हुए जो एनोस था वो बीच में आके शांत करवाता है और बोलता है कि तुम लोग को ऐसे लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर वो एलेनोर से पूछता है कि आखिरकार अभी का जो करंट डीमन किंग है उनका नाम क्या है? तो एलेनोर भी उसे वही नाम बताती है जो कि अभी फेक डीमन किंग का चल रहा है। इसका मतलब है कि ह्यूमन वर्ल्ड्स में भी इनके इमेजिनेशन में छेड़छाड़
छेड़छाड़ की गई है। फिर एनोस एलेनोर से पूछते हैं कि आखिरकार जो हीरो कानून था उसके रीइंकार्नेशन पे क्या आपकी टिप्पणी है। तो एलेनोर बताती है कि हीरो कानून के 4 बार रीइंकार्नेशन हो चुके हैं। तब एनोस को भी ये चीज नॉर्मली लगती है, क्योंकि दरअसल हीरो कानून के 7 लाइफ सोर्सेस थे, तो उसमें से 3 तो अगर खत्म भी हो गए तो 4 तो यहाँ पे रीइंकार्नेट हुए ही होंगे। उसी बातचीत के बीच में यहाँ 2 बच्चे आ जाते हैं, एक चश्मिश और एक बॉडी बिल्डर, और दोनों अपने आप को हीरो कानून के रीइंकार्नेशन ही बता रहे थे। तो एनोस तो सामने से हीरो कानून को देखा हुआ है, तो तुरंत ही डिनाई कर देता है कि तुम लोग उसके रीइंकार्नेशन नहीं हो सकते, जिसपे बॉडी बिल्डर को गुस्सा आ जाता है, तो वो लड़ने के लिए एनोस की तरफ जाने लगता है, लेकिन एनोस अपने पलक झपकते ही उसे दूर फेंक देता है। और चश्मिश जो थोड़ा स्मार्ट था तुरंत ही हार मान लेता है और एनोस को बो करते हुए प्रणाम करता है। फिर जो एनोस था वो यहाँ से जाना शुरू कर देता है साशा के साथ, लेकिन पीछे से जो एलेनोर थी वो उसे रोक लेती है और उससे पूछती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हीरो कानून को बहुत ही अच्छे से जानते हो। तब एनोस बोलता है कि हाँ, मैंने 2000 साल पहले हीरो कानून से वादा किया था कि हम दोनों एक साथ मिलेंगे। तब एलेनोर उसे खुलासा करती है बहुत बड़ी कि 2000 साल पहले जो हीरो कानून थे उनके सारे लाइफ सोर्सेस को मार दिया गया था, और स्टोरीज की माने तो वो करने वाला कोई इंसान ही था। ये खुलासा तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन हमें आगे की बात बताई नहीं जाती है। अगले दिन ये सारे जितने भी डीमन स्कूल के लोग थे वो पहुंच चुके होते हैं ह्यूमंस एकेडमी में, और जितने भी रॉयलिटी थे डीमन एकेडमी के वो लोग भी एनोस को देखने के बाद थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम सभी आखिरकार हमसे पहले कैसे यहाँ पे पहुंच गए। और उनमें से जो एक लड़का था वो एनोस को बोलते हुए जाता है कि मैं नहीं मानता कि तुम डीमन किंग हो। फाइनली इन सभी का इस टूर्नामेंट का पहला एग्जाम स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पे इन सभी को क्रिएशन मैजिक शो करना होता है। इन सभी को एक तलवार को अपने क्रिएशन मैजिक का यूज करते हुए चेंज करके उस पुतले को तोड़ना रहता है, जिसमें से ह्यूमंस की साइड से वही चश्मिश आ जाता है, जो कि बहुत ही इजीली क्रिएशन मैजिक का यूज करते हुए उस तलवार को बनाता है और उस पुतले को तोड़ देता है। फिर बारी आती है डीमंस की, जहाँ वही आदमी जो कि एनोस की बेइज्जती करके गया था डीमंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो जितना भी ट्राई कर ले उस केज मैजिक से क्रिएशन मैजिक बना ही नहीं पा रहा होता है। तो सारे जितने भी ह्यूमंस थे वो अब बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं डीमंस की। तभी अपना जो हीरो था वो खड़ा होता है और वो बोलता है कि तुम ह्यूमंस की धोखा देने की आदत कभी भी नहीं गई है, और वो आगे जाते हुए बताता है कि तुम सभी ने दरअसल यहाँ एक एंटी मैजिक स्पेल किया हुआ है, जिसमें से जितने भी डीमंस की मैजिक एबिलिटी है वो इस पे कभी काम करेगी ही नहीं। इतना बोलने के बाद जो एनोस था वो अपने मैजिक का यूज करते हुए उस एंटी मैजिक को खत्म कर देता है, और वहाँ केज में जो चूहा रखा हुआ था उसे बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में तब्दील कर देता है, और फिर अपने मैजिक से उसे होली स्वॉर्ड में तब्दील कर देता है। ये देख के जो ह्यूमंस थे वो शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई डीमन आखिरकार कोई होली मैजिक को कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो एनोस बोलता है कि अरे हम डीमन हुए तो क्या हुआ, डिफरेंट वेवलेंथ पे हम भी होली मैजिक को परफॉर्म कर सकते हैं। और इतना बोलते ही वो अपने सारे जितने भी डीमंस थे उन सभी को एकदम तारीफ का हकदार बना देता है। पीछे से जितने भी ह्यूमंस थे वो भी तारीफ करना शुरू कर देते हैं एनोस को, और वो लोग एनोस को डीमन किंग कह के बुलाने लगते हैं, जिसे सुन के जितने भी रॉयलिटीज थे डीमन एकेडमी के उन सभी की जल के सुलग जाती है, और वो लोग बहस करना शुरू कर देते हैं कि कोई भी हाइब्रिड डीमन किंग नहीं हो सकता। फिर रात हो जाती है और हम लोग एनोस को अपने कमरे में आइविस से बात करते हुए देखते हैं। आइविस बताता है कि मैंने सारे जितने भी पुस्तक थे ह्यूमंस एकेडमी के छान मारे, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि हीरो कानून को किसी इंसान ने मारा है। और सरप्राइजिंगली ये बात है कि इस सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ह्यूमन के वर्ल्ड में उन सभी को बचपन से यही पढ़ाया जा रहा है कि हीरो कानूनी वो हीरो था जिसने अपनी एबिलिटी से इंसान और डीमंस के बीच में शांति स्थापना की, और वो जो ब्लैक मैजिक बॉल थी वो भी उसने ही क्रिएट की थी। इनकी बातें पूरी हो पाती कि उतने में ही मीशा और साशा एनोस को कमरे में आ जाती है उसको बुलाने के लिए मार्केट घूमने के लिए, जिसपे एनोस आइविस को बोल के जाता है कि तुम इन सारे चीजों पे और भी ज्यादा रिसर्च बना के रखो, और फिर इन दोनों के साथ घूमने चला जाता है। दरअसल इस मार्केट में अभी फेस्टिवल मन रहा था उसी जनरल के लिए जो कि पास्ट में एनोस से झगड़ा किया था और एनोस ने उसे डैमेज कर दिया था। दरअसल उसी जनरल का आज जन्मदिन था और ये सारे इंसान उसके ही जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी मार्केट में घूमते हुए हमें ले और मीसा भी दिखाए जाते हैं, और इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत स्टार्ट हो चुका होता है क्योंकि गिफ्ट विफ्ट देना शुरू हो चुका होता है एक दूसरे को। फिर सीन हमें इनके नेक्स्ट एग्जाम का दिखाया जाता है जहाँ पे अब इनका नया पार्टिसिपेशन होने वाला होता है। अब डायरेक्टली ह्यूमंस और डीमंस के बीच में 1-on-1 दो टीमों के बीच में लड़ाई होगी, जिसमें जो ह्यूमंस के टीचर थे वो हमारी टीचर हिस्टोरिया को थोड़ा चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि इस बार जो आप टीम चूज कीजिएगा वो थोड़ा अच्छा चूज कीजिएगा, पिछली बार आपने बहुत बेइज्जती करवा ली थी। तो हिस्टोरिया डायरेक्टली एनोस के टीम को चूज करने का सोचती है मन में, मतलब डायरेक्ट सर्वनाश। लेकिन समय रहते ही जो रेविस्ट है रॉयलिटी की तरफ से, जो कि अभी चिड़ा हुआ भी है एनोस से, वो अपनी टीम को सजेस्ट करता है कि वो लोग जाना चाहते हैं। तो जो एनोस था वो भी देखता है कि बहुत ही एक्साइटेड है रेविस्ट, तो वो उसे रेजिस्ट नहीं करता और बोलता है कि तुम लोग अच्छे से ध्यान रखना, पिछली बार की तरह बेवकूफी मत करना। तो जो टीचर हिस्टोरिया थी, क्योंकि अब एनोस भी मान चुका है, तो रेविस्ट की टीम को ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो सारे रेविस्ट के टीममेट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन सभी के जाने के बाद जो एनोस था वो पूछता है हिस्टोरिया से कि आखिरकार रेविस्ट का पास्ट क्या है। तो वो बताती
बताती है कि रेविस्ट भी पहले डीमन किंग को बिल्कुल भी माना नहीं करता था और एक टाइम पे जब ये अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो ये बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा था अटैक करने के लिए। ये शांति प्रिय हुआ करता था, इसलिए ये अपने अटैक किसी को हार्म करने के लिए यूज ही नहीं कर पा रहा था। तभी जब मैं वहां गई तो उसे बताया कि जो डीमन किंग थे वो भी ऐसे ही थे, वो किसी को भी हार्म करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो एबिलिटी थी उसको दोस्तों को बचाने के लिए यूज किया, तो वो भी ऐसा ही कर सकता है। और जब रेविस्ट ने ऐसा किया तो वो भी ये चीज कर पाया। उसी समय से इसने डीमन किंग को मारना शुरू कर दिया है। फिर हमें ह्यूमंस और डीमंस के टीम के बीच का जो डुअल था वो स्टार्ट किया हुआ दिखाया जाता है। इन सभी को पानी के अंदर लड़ाई करना होता है और एक दूसरे के कैसल को तबाह करना होता है। स्टार्टिंग से जो ह्यूमंस थे वो ओवर पावर चढ़ गए थे डीमंस के ऊपर। जितने भी अटैक्स थे वो डीमन के ऊपर कुछ ज्यादा ही काम कर रहे थे, वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। एक एक करके जितने भी रेविस्ट के साथी थे उन सभी को जो हीरो के टीम के मेंबर्स थे वो हराए जा रहे थे। और दूर खड़ा जो एनोस था अपनी डिमोनिक आई से इन सभी चीजों को देख रहा था और उसे कुछ चीज अजीब भी लगती है। जो हिस्टोरिया थी वो भी इस चीज पे एनोस से थोड़ा पूछती है कि आखिरकार उसे क्या अजीब लगा। तब एनोस अपनी डिमोनिक आइज हिस्टोरिया को भी देता है और वो जब देखती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। दरअसल पानी के अंदर इन सारे ह्यूमंस ने होली वाटर को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इस पूरा जो इन्वायरमेंट था वो इंसानों के लिए बहुत ही सूटेबल हो गया था। और बदले में जितने भी डीमंस थे उन सभी की पावर यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती है। इसी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होते जा रहे थे। मैच में ही जो सारे जितने भी ह्यूमंस थे वो अब डायरेक्टली रेविस्ट का जो किला था वहां पहुंच चुके होते हैं और ये तीनों मिलके उस किले पे अटैक करने ही वाले होते हैं। जिसको देखते ही जो रेविस्ट था उन सभी के ऊपर अपना जितना भी पावरफुल मैजिक स्पेल था उसको कास्ट कर देता है। लेकिन सारे जितने भी ह्यूमंस थे वो अपने होली शील्ड का यूज करते हुए उन सारे अटैक से बच जाते हैं। फिर ये सब चीज करने के बाद जो तीनों रीइंकार्नेशन थे हीरो कानून के वो एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं और होली मैजिक का यूज करते हुए जितनी भी डिमोनिक एबिलिटी थी उस कैसल के ऊपर उसे खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही इजीली जो रेविस्ट का किला था वो टूट जाता है। सारे जितने भी रेविस्ट के डिमोनिक टीम थी वो अब यहाँ हार चुकी होती है, लेकिन जितने भी हीरोज थे वो यहीं पे नहीं रुकते हैं। उनका जो छोटा साथी था वो एक होली तलवार यहाँ समन करता है और सीधा अटैक कर देता है रेविस्ट के ऊपर। और इस अटैक के बाद इन सभी का जो संपर्क था वो भी वहाँ से टूट जाता है, जिसे देखते ही जो हिस्टोरिया थी वो तुरंत ही ह्यूमंस के टीचर के पास जाती है और उनसे कंप्लेन करती है कि हमें जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। जिसपे ह्यूमन के जो टीचर थे वो बोलते हैं कि हमने रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, उन्हें आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो तुम वेट कर लो। तो हिस्टोरिया समझ जाती है कि ये बिल्कुल भी उन सभी को बचाना नहीं चाहता है, तो वो बोलते हुए जाती है कि फर्स्ट जो मैच हुआ था उसमें जो तुमने चीटिंग की थी और इस मैच में जो तुमने होली वाटर छोड़ के चीटिंग की है इसके बारे में रिपोर्ट जरूर करूंगी। इसके बाद जो हिस्टोरिया थी वो डायरेक्टली पानी के अंदर अपने सारे स्टूडेंट्स को बचाने के लिए जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन एनोस उन्हें रोकता है और बोलता है कि मैं बहुत ही इजीली उन सभी को बचा लूंगा और एक ही मैजिक से उन सारे स्टूडेंट्स को वो बाहर निकाल लेता है। जैसे ही सारे लोग बाहर आते हैं तो उनमें रेविस्ट ही सबसे ज्यादा डैमेज था, तो हिस्टोरिया उसके पास जाके उसे हील करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जो ह्यूमंस के टीचर थे वो वहाँ आते हैं और मजाक उड़ाते हुए थोड़ा बोलते हैं कि ये होली अटैक का डैमेज है, बहुत ही इजीली ये तुम्हारे डीमन मैजिक का यूज करते हुए हील नहीं होगा। तो जो एनोस था वो सामने आता है रेविस्ट को हील करने के लिए, लेकिन रेविस्ट अपनी ईगो में उसे मना कर देता है, जिसपे एनोस स्माइल करता है और उसे बोलता है कि उसे उसका एटीट्यूड पसंद आया, लेकिन एक बार अपनी टीचर हिस्टोरिया को तो देखो। जो हिस्टोरिया थी वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसके लिए जो इसका स्टूडेंट रेविस्ट था वो बहुत ही प्रिय था। तो अपनी टीचर को इस हालत में देख के रेविस्ट अपने ईगो को साइड करता है और एनोस से हील होने के लिए तैयार हो जाता है और बदले में उसे एक बटन दिखाता है जिसका यूज करते हुए जितने भी ह्यूमंस थे वो होली मैजिक को कंट्रोल कर रहे थे। फिर जितने भी एनोस के साथी थे उन सभी को जो हीरो के रीइंकार्नेशंस थे वो चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसपे एनोस डायरेक्टली उन सभी को बोलता है कि वो जानता है कि उन सभी ने चीटिंग की है होली मैजिक को इस पानी में छोड़ के। तो जो इन सभी में छोटू था वो बोलता है कि अरे होम टाउन का कुछ तो बेनिफिट होगा और इतना ही है तो तुम इस पूरे पानी को सुखा दो और ये चीज करने में तुम्हें बरसों लग जाएंगे। तो दरअसल जो एनोस था उसने इन्हें सेकंड राउंड के लिए चैलेंज कर दिया था, तो एनोस अपने ईगो पे लेते हुए सीधा वहां चले जाता है और पानी में इतना बड़ा आग का गोला छोड़ता है कि पूरा का पूरा जो पानी था एक ब्लास्ट से ही सूख जाता है और इस ताकत को देख के इनकी हालत सूख जाती है। जो टीचर था हीरोज का वो सीधा इस पूरे एग्जाम को कैंसिल करने के बोलने लगता है क्योंकि पानी में होली मैजिक खत्म हो चुका होता है। लेकिन ईगो में सवार जितने भी हीरोज थे वो एनोस से कॉम्पीट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं और अपने टीचर को बोलते हैं कि आप शांति से बैठिए। दरअसल जो हीरो कानून के तीनों रूप थे वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए थे क्योंकि इनके पास एक बहुत ही तगड़ा बैकअप भी था, लेकिन इनका टीचर डरा हुआ था तो ये इन सभी को मना भी करता है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि आप टेंशन ना लें, हम वक्त रहते उसे बुला लेंगे। फाइनली इन सभी का जो बैटल था वो भी शुरू हो चुका होता है और स्टार्ट होते ही जो एनोस था वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर देता है। वो बहुत ही बड़ा आग का गोला इन तीनों हीरो के रीइंकार्नेशन के ऊपर फेंक देता है। ये तीनों ही अपना एक बहुत ही बड़ा होली मैजिक बैरियर एक्टिवेट तो कर लेते हैं, लेकिन इस अटैक से वो बचने वाले तो नहीं थे। इसलिए समय रहते ही जो इनकी फोर्थ बैकअप थी वो यहाँ पे आ जाती है, जो कि एक लड़की होती है और अपने एक ही तलवार के स्लैश से वो एनोस के बड़े से आग के गोले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। तो एनोस
इस शक्ति को देख के उसकी तारीफ भी करता है कि चलो कोई तो हीरो की टीम में है जो कि ताकतवर है। दूर करे जितने भी एनोस के साथी थे उसमें से मीशा बोलती है कि अगर मैं किसी तरीके से होली मैजिक के बैरियर के अंदर चली गई और वहाँ मैंने अपने डीमन कासल को बना दिया तो हमें उसके अंदर लड़ने में बहुत ही आसानी होगी। जिसपे एनोस भी उसकी तारीफ करता है इस प्लान को सोचने के लिए, और इतना बोलते ही उसे अंदर लेके चले जाता है। लेकिन अंदर पहुंचते ही मीशा कमजोर होने लग जाती है क्योंकि होली मैजिक होने की वजह से उसका डिमोनिक मैजिक सप्रेस हो रहा होता है। तब एनोस अपना जो शक्ति था वो मीशा को देने लगता है, जिसकी वजह से मीशा इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो एक साथ 3-3 कासल को क्रिएट कर लेती है, और ये सच में बहुत ही बड़ी बात होती है। इसी वजह से जो हीरो रीइंकार्नेशन एक छोटू था वो भी उसकी तारीफ करता है। फिर तीनों मिलके अपने एक चेन वाला अटैक मीशा के ऊपर कर देते हैं, लेकिन वक्त रहते ही जो एनोस था वो अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। इन तीनों को लगता है कि एनोस ने बहुत ही बड़ी बेवकूफी की है, क्योंकि इस चेन को पकड़ाने के बाद आप कोई भी डिमोनिक एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनोस के बारे में ये लोग जानते ही नहीं थे। एनोस उसी चेन से पकड़े जाते हुए भी अपनी डिमोनिक एबिलिटी का यूज करते हुए इन तीनों को झटका दे देता है। ये ब्लास्ट खत्म होते ही जो फोर्थ हीरो लड़की थी वो सीधा एनोस के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन एनोस उसके अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। ये टाइम काफी था कि मीशा अपने तीनों जो कासल बनाए थे उसे परफेक्ट कर लेती है। उतने में जो साशा थी वो भी सामने आती है और उस बॉडी बिल्डर के सामने उसे चैलेंज करती है, जिसे देख के जो बॉडी बिल्डर था वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि अब तुमने अपनी मौत को सामना कर दिया है, और ये बोल के वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन साशा बहुत ही इजीली उन सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रही होती है। वो बॉडी बिल्डर होली मैजिक का यूज करते हुए चारों तरफ बैरियर्स क्रिएट कर रहा होता है, जिसकी वजह से साशा के मैजिक सप्रेस हो रहा होता है। लेकिन किसी तरीके से साशा अपना दिमाग चलाते हुए उसका जो बटन था जिसका यूज करते हुए होली मैजिक को कंट्रोल कर रहा था उसे छीन लेती है, जिस वजह से उसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किसी तरीके से साशा के ऊपर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना जोरदार था कि उसका जो बटन था वो सीधा उसी के पास आ जाता है, और फिर चारों तरफ से वो बहुत सारे छोटे छोटे बैरियर से साशा को कंट्रोल कर लेता है और बोलता है कि अब तुम होली मैजिक से घिर गई हो तो तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकती। और ये चीज वो बोलता ही कि उतनी ही देर में उसको कोई अनजान शक्ति बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देती है। दरअसल जो साशा थी जैसे उसे होली मैजिक का बटन मिला तो उसके ऊपर उसने अपना मैजिक कर दिया, और वो डायरेक्टली जब बटन दोबारा से उस बॉडी बिल्डर के पास गया तो वो पॉइजनस था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही तगड़ा डैमेज हुआ। वो बॉडी बिल्डर उसकी तारीफ करता है समझदारी के लिए, लेकिन उसे बोलता है कि अब वो भी नहीं बच पाएगी क्योंकि चारों तरफ से उसे बैरियर से घेर लिया गया है। लेकिन साशा अपनी डिमोनिक आइज को एक्टिवेट कर लेती है, जिसे चारों तरफ डिस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाता है, और बहुत ही इजीली उन सारे बैरियर्स को वो तोड़ के सीधा उसके सामने खड़ी होती है और उसे बोलती है कि अब वो उसे सजा देगी क्योंकि उसने द ग्रेट डीमन लॉर्ड एनोस से बदतमीजी की थी। और इतना बोल के उस पे अपनी डिमोनिक आइज से बहुत ही ज्यादा दर्द डालती है, जिसकी वजह से उसकी चीख दूर दूर तक सुनाई देती है। नेक्स्ट सीन में जो छोटू था वो ले से लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहा था, जहाँ पे वो स्टार्टिंग से ही जो अर्थक्वेक बैरियर था वो चारों तरफ डाल देता है लेके, जिसकी वजह से ले अब मूव नहीं कर सकता है। तो फिर वो सोचता है कि वो अपने तलवार का यूज करते हुए ले को यहीं पे खत्म कर देगा, और वो ऐसी एक हीरो की होली तलवार लेके आता है जिससे अगर किसी को डैमेज कर दिया जाए तो उसे कोई भी शक्ति हील नहीं कर सकती है, और वो इससे सीधा ले को मारने वाला होता है। लेकिन पता नहीं अचानक से जिस हाथ में उसने वो तलवार पकड़ी हुई थी उसे ही कोई काट देता है, और ये करने वाला होता है ले। वो छोटू के लिए ये चीज शॉकिंग होती है क्योंकि कोई भी अर्थक्वेक बैरियर में घूम नहीं सकता है, लेकिन आखिरकार कैसे मूव कर गया ये ले। लेकिन ले उसे और भी शॉक करता है क्योंकि वो सीधा जो तलवार था हीरो वाला वो अपनी तरफ बुला लेता है। तो छोटू को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये हीरो की तलवार है तो उसे कोई भी यूज नहीं कर सकता डीमंस, तो वो मजाक उड़ाना ले का शुरू कर देता है। लेकिन ले उसे और भी सरप्राइज करता है, उस तलवार का यूज करते हुए उस अर्थक्वेक बैरियर को तोड़ देता है, और फिर जो दोनों तलवार उसके पास थी उसे अपने पास बुला लेता है। छोटू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार किसी डीमन की बातों को कैसे यहाँ पे ये होली स्वॉर्ड सुन रही है, और दूर खड़ा जो एनोस था वो भी सभी चीजों को देख रहा था कि जो हीरो की तलवार है वो ले की बातों को मान रही है। फिर जो ले था वो छोटू के पास पहुंचता है और फिर उस तलवार से उसे डैमेज कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एनोस की तरफ, जो कि उस चश्मिश के पास पहुंच चुका होता है, जो कि अभी तक मरने का नाटक कर रहा था। एनोस उसे डायरेक्टली इस चीज के लिए टोक देता है, तो जो चश्मिश था वो फिर एक्टिंग नहीं करता और फिर सामने एनोस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी होली तलवार को भी बुला लेता है। फिर वो जैसे ही एनोस पे अटैक करने जा रहा होता है तो एनोस उसके अटैक को आराम से रोक देता है, लेकिन वक्त रहती जो जेसिका थी जो कि फोर्थ रीइंकार्नेशन थी वो एनोस के पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन एनोस उसे भी परखते हुए रोक लेता है। फिर ये दोनों मिलकर अपने अपने कूटनीतियों से एनोस को हराने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन एनोस कैजुअली इन सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट किए जा रहा ही होता है। तो अपने आप को हारता हुआ देख के जो चश्मिश था वो आस्क मैजिक का यूज करता है और सारे जितने भी ह्यूमंस इस टूर्नामेंट को देख रहे थे उन सभी से उनकी शक्तियों को डिमांड करता है। तो सारे ह्यूमंस इस चीज को देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन सारे शक्तियों का यूज करते हुए जो चश्मिश था वो अब ताकतवर हो चुका था और फिर वो अटैक कर देता है एनोस के ऊपर। लेकिन जो एनोस था वो फिर भी इतने ताकतवर होने की वजह से इन सभी के बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा होता है और काफी इजीली था उसके लिए इन सभी के अटैक को रोकना। फिर एनोस भी इन सभी को दिखाने के लिए आस्क मैजिक को परफॉर्म करता है और अपनी जितनी भी फैन क्लब्स की लड़कियां थी उन सभी से डिमांड करता है कि वो उसे मोटिवेट
मोटिवेट करने के लिए गाना गाए, तो वो सभी वैसा ही करना शुरू कर दिया है। और एनोस जो कि पहले से ही ताकतवर था वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और इस बार अपनी ताकत से जो एनोस अटैक करता है वो इन दोनों के अटैक को डिफ्लेक्ट ही नहीं, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा दूर तक इन दोनों को फेंक भी देती है। इन दोनों के लिए ये चीज शॉकिंग थी क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के पावर का यूज किया था और एनोस ने बस कुछ चंद फैन क्लब की लड़कियों का पावर का यूज किया। इन सभी के बीच में अचानक से एक अनजान आवाज आना शुरू हो जाती है जो कि जितने भी डीमंस लड़कियां थी उन सभी को सम्मोहित करने लगती है और वो मोटिवेट करती है उन्हें डीमन किंग को मारने के लिए, जो कि एनोस होता है। और इससे जो फैन क्लब की लड़कियां थी वो भी हिप्नोटाइज हो जाती हैं, लेकिन समय रहते ही एनोस इस चीज से उन सभी को ठीक कर देता है। जो मीशा थी वो भी इस पावर से थोड़ी बहुत सम्मोहित हो गई थी और वो पास आ ही चुकी थी एनोस के। सही समय रहते ही जो एनोस था उसने इस मैजिक को रोक लिया था। तभी जो चश्मिश था वो जेसिका को बोलता है कि आज तक का सबसे जो पावरफुल अटैक है उसे परफॉर्म करो, लेकिन एनोस उसे बोलता है कि नहीं जेसिका, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जेसिका बिल्कुल भी इस चीज से रुकती नहीं है और वो तेजी से एनोस की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और जैसे ही वो एनोस के पास पहुंचती है तो वो अपने ऊपर तलवार मार लेती है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और देखने से लगता है कि ये ब्लास्ट फाइनली एनोस को डैमेज पहुंचाएगा और चश्मिश को भी ऐसा ही लग रहा होता है। वो बहुत ही मैनिएकली हंसना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट खत्म होता है तो चश्मिश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो देखता है कि एनोस को जरा सा खरोच तक नहीं आया है। तो पता नहीं कहां से जो जेसिका थी वो दोबारा से यहाँ आ जाती है और फिर दोबारा से वही स्पेल को यूज करने लगती है। तो सही समय रहते जो एनोस था वो इस बार उसके जो कोर था उसी को निकालना शुरू कर देता है और जैसे ही वो उसकी कोर को टच करता है तो उसे एलेनोर के ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। एलेनोर उसे बताती है कि वो कैसल के बेसमेंट में कैद है और वही जेसिका को रोक सकती है। तो जो एनोस था वो मीशा को बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए, तो मीशा डायरेक्टली उस कैसल के अंदर चली जाती है। मीशा कुछ पता कर ही पाती कि उतने में जो इन हीरोज के जो टीचर था वो वहां आ जाता है और सीधा मीशा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मीशा अपने बैरियर से उस अटैक को रोक लेती है। तो वो उसको हराने के लिए जो होली लाइट थी वो उसके ऊपर छोड़ना शुरू कर देता है, जिससे उसका मैजिक कमजोर होता है और मीशा वहीं पे लेट जाती है, जिसका यूज करते हुए जो टीचर था वो अपनी तलवार से मीशा को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। वो उसके कोर को खत्म करने ही वाला था कि सही समय रहते जो एनोस था वो वहां आ जाता है और उस टीचर को जोरदार तरीके से पीछे दीवार पे पटक देता है और फिर ब्लैक बैरियर का यूज करते हुए जो मीशा थी उसके सारे जितने भी घाव थे उसे हील करने लगता है। फिर एनोस डायरेक्टली जाता है उस टीचर के पास और उससे इन सभी चीजों को करने की वजह पूछता है, लेकिन वो टीचर कुछ भी नहीं बताता है। तो एनोस फाइनली उसे डीमन किंग की ताकत दिखाता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से तड़पाते हुए मार देता है। और एनोस को तो जानते हो कि वो किस तरीके से तड़पाता है, तो मारने के बाद दोबारा से उसे रीइंकार्नेट कर देता है और उसे बोलता है धमकी देते हुए कि मैं पूरा दिन तुम्हें इसी तरीके से तड़पाते रहूंगा अगर तुम मुझे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो। साथ में जो एनोस था उससे उस मिस्टीरियस वॉइस के बारे में पूछता है जो कि उन सारी लड़कियों को कंट्रोल करने वाली थी, लेकिन पता नहीं वो टीचर किस तरीके से मोटिवेटेड था वो फिर भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है। तो एनोस इरिटेट होते हुए क्रिएशन मैजिक का उसके ऊपर यूज कर देता है, जिससे वो एक बहुत ही भद्दे से मॉन्स्टर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे वो डीमंस में तब्दील होता है तो उसकी असली सच्चाई पता चलती है। दरअसल वो भी उसी जनरल की तरह जो कि 2000 साल पहले एनोस को मारना चाहता था, डीमंस को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। इसी वजह से वो अपने मैजिक का यूज करते हुए जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें डीमंस को मारने के लिए मोटिवेट कर देता है, लेकिन अगले पल जो उस टीचर के द्वारा बनाया गया हुआ गोला था वो एनोस गायब कर देता है। दरअसल जो एनोस था उसको ये चीज के बारे में थोड़ा बहुत आभास था, इसलिए उसने टाइम मैजिक का यूज करते हुए सारा टाइम को रोक दिया था और सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अपनी जगह फ्रीज हो गए थे। इन सभी चीजों को फेल होते हुए देख के जो टीचर था वो गुस्से से एनोस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनोस उसके सोर्स को ही बाहर निकाल लेता है और उसे बोलता है कि बॉडी को मारने से ज्यादा सोर्स को मारने में दर्द होता है, और इतना बोलते वो सोर्स को ही खत्म कर देता है। इसका मतलब है कि जो टीचर है वो कभी भी अब रीइंकार्नेट नहीं हो सकता। फिर जो एनोस था वो डायरेक्टली पहुंच जाता है उसी बेसमेंट में जहाँ पे एलेनोर को कैद किया गया हुआ था, और वहाँ पहुंचते ही एलेनोर स्वागत करती है एनोस का। तब एनोस उससे सवाल पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तब एलेनोर बताती है कि मैं मैजिक हूँ। एनोस को ये जानने के बाद कि एलेनोर एक मैजिक है बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो बस इस चीज की चिंता थी कि किस तरीके से जो जेसिका है उसने सारे बच्चों के ऊपर मैजिक स्पेल एक्टिवेट किया हुआ है, और जैसे ही एनोस अपना जो टाइम है उसको फिर से रिज्यूम करेगा तो सारे बच्चों का जो बॉडी है वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो एलेनोर उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे अगर तुम मुझे इस बैरियर से छुड़वा देते हो तो मैं सारा जो मैजिक है उसको डीएक्टिवेट कर दूंगी। तो एनोस वैसा ही करता है और एलेनोर को जैसे ही वो छुड़वाता है तो एलेनोर अपने मैजिक से सारे बच्चों से जेसिका के मैजिक को हटा देती है। फिर एलेनोर बहुत ही बड़ा खुलासा करती है। दरअसल जो एलेनोर है उसके अंदर अंश है उसी पुराने समय के हीरो जनरल का, जो कि बहुत ही ज्यादा डीमन से नफरत किया करता था। दरअसल उसने ही सारे जितने भी इंसान और डीमंस हैं उनकी याददाश्त से छेड़छाड़ किया है। उसने इंसानों के बीच में डीमंस के खिलाफ बहुत ही नफरत भर दी है, और उसने ये हीरो अकेडमी भी बनाया ताकि वो एक ऐसे इंसानों को तैयार करते रहे जो कि डीमन से लड़ाई कर सके। उसने एक ऐसा मैजिक भी बनाया है जिसको हम आस्क के नाम
से जानते हैं, जिसे वो सारे ह्यूमन से उनकी एनर्जी भी छीन सकता है। और कंपटीशन के दौरान जो आवाज तुम सभी को सुनाई भी दी थी, जिसकी वजह से सारे जो ह्यूमंस थे और डीमंस भी, वो भी डीमंस को मारने के लिए जाने लग गए थे, वो दरअसल उसी जनरल की थी। हजारों साल पहले ये जो खुलासा था वो मैं तुम्हें करती हूँ। हीरो कानून को दरअसल एक इंसान नहीं मारा था और उसे मारने वाला वही उसका जनरल ही था, क्योंकि हीरो कानून को पता चल चुका था कि जो उसका जनरल है वो बहुत ही ज्यादा नफरत से भरा हुआ है और उसे किसी भी हाल में सारे जितने भी डीमंस है उसे मारना ही है, और वो बिल्कुल भी इंसानों और डीमंस के बीच में शांति स्थापन करते हुए नहीं देख सकता। इसलिए हीरो कानून ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसपे जनरल ने उसी के साथियों द्वारा उसे धोखा दिलवा दिया और उसे जान से मार दिया। हीरो कानून को ये बहुत ही बड़ा धोखा लगा, इसलिए उसके बाद से उसने कभी भी रीइंकार्नेट ना होने की कसम खाई, और हो सकता है इसलिए वो आज तक इंसान के रूप में रीइंकार्नेट नहीं हुआ है। एनोस को इस बातों में ये भी पता चल जाता है कि जो एलेनोर है उसको उस जनरल ने बस अपने अंश से इसलिए बनाया है ताकि वो बहुत सारी जो जेसिका है उसके क्लोन्स को बना सके। उसका यूज करते हुए वो बहुत सारे जो पावर हाउस है उनको खत्म कर सकता है। और क्योंकि एलेनोर ने अब बहुत ही ज्यादा कुछ सहा था, इसलिए वो अब बोलती है एनोस से कि वो उसे खत्म कर दे। और वैसे भी जितना उसने अत्याचार आज तक इन सारे जेसिका के क्लोन्स को बनाने में किया है, अगर ये लोग बोल पाती तो ये लोग पक्का मुझसे बहुत ही नफरत करती। उतने में ही जो एक जेसिका थी वो पास में आती है एलेनोर के और उसे माँ कह के बुलाती है, जिसे सुनते ही जो एलेनोर थी वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। तब एनोस उसे बोलता है कि अगर वो इन सारे जो क्लोन्स उनके शक्ल पे हंसी लेके आ जाए तो क्या तुम जीना चाहोगी? तब एलेनोर हाँ में सर हिलाती है। उतने में यहाँ जो वो टीचर था जो कि हीरोज को संभालता था वो इस जगह आ जाता है और वो एनोस पे अपने सोल्जर्स के द्वारा हमला करवाने लगता है। वो लोग हमला कर पाते कि अचानक से ही इस जगह पे बहुत ही तगड़ा हमला हो जाता है, जिसमें पता चलता है कि जो फेक डीमन किंग है वो अपने साथियों के साथ यहाँ आ चुका है। और वो आते ही इस जगह पे जो हीरो कानून की होली स्वॉर्ड थी उसे लेने के लिए आया था और उसे लेके जाने के लिए ट्राई करने लगता है, जिसको टीचर मना करता है कि कभी भी कोई डीमन हीरो कानून की होली स्वॉर्ड को नहीं पकड़ सकता। लेकिन ये जो फेक डीमन था वो बहुत ही इजीली इस तलवार को पकड़ लेता है। फिर जो फेक डीमन किंग था एक छोटा सा ब्लैक होल बनाता है, जिसके अंदर सारे जितने भी हीरोज थे और उनके टीचर उन सभी को वो अंदर संभाल लेता है। फिर फेक डीमन किंग का एनोस से सामना होता है, जहाँ पे एनोस अपने फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फेक डीमन किंग इजीली अपने तलवार से उस फायर बॉल को काट देता है और फिर एनोस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन एनोस अपनी डिमोनिक आई से उस अटैक से बच जाता है। वक्त रहते ही जो फेक डीमन किंग था अपने सारे जनरल्स को अपने साथ टेलीपोर्ट करके वहाँ से चले जाता है और जाते जाते वो ये भी कह के जाता है कि ये दुनिया सिर्फ डीमंस को बिलोंग करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उसी फेक डीमन किंग को देखते हैं, जो कि बड़ा सा प्रोजेक्टर का यूज करते हुए सारे जितने भी डीमंस की प्रजाति उन सभी को अनाउंस करते हुए बताता है कि मैं आप सभी का डीमन किंग यहाँ बताता हूँ कि 2000 साल पहले जो मैंने बहुत ही बड़ी गलती की थी ह्यूमंस के साथ दोस्ती करके, उसे आप ठीक करना चाहता हूँ। ये ह्यूमंस कभी भी दोस्ती के लायक नहीं थे, इसलिए मैं अब ह्यूमंस के साथ अपने जंग का आगाज करता हूँ। सारे जितने भी डीमंस है वो मेरा साथ दें। जो प्रजा थी वो इस सारी चीजों को सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उनका जो डीमन किंग है वो ह्यूमंस को खत्म करके रख देगा। दूसरी तरफ एनोस की जितनी भी पार्टी थे वो इस चीज को समझ चुके थे कि उन्हें ह्यूमंस और डीमंस के बीच की लड़ाई को रोकना होगा, क्योंकि ह्यूमंस भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे और डीमंस भी रुकने को तैयार नहीं थे। एनोस जितना भी अपने साथी थे उन सभी को समझा रहा होता है कि तुम लोग इस लड़ाई में बिल्कुल भी मत जाओ, लेकिन मेलविस उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि माय लॉर्ड आप अकेले यहाँ पे नहीं जा सकते, वैसे भी अगर आप अकेले गए तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है। उतने में जितने साथी थे एनोस के, मीशा, सासा, ले और मीशा भी, वो वहाँ पे आ जाते हैं और फोर्स करने लगते हैं एनोस को कि वो भी उन्हें लड़ने दे। तब एनोस उनको इतने ज्यादा मोटिवेट देख के लड़ाई के लिए हाँ कर देता है और उन्हें बोलता है कि साथियों मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस लड़ाई को बिल्कुल भी ना होने दे। फिर अगले दिन जब लड़ाई होती उससे पहले ही जो ले था वो मीशा से मिलता है और उसे अपना लॉकेट शेयर करते हुए एक तरीके से प्रपोज करता है। मीशा को ऐसा लगता है कि जो ले है वो उसे किस करेगा, लेकिन वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो लड़ाई खत्म होने के बाद जरूर उससे मिलेगा। फिर अगले दिन लड़ाई का समय आ चुका होता है, जहाँ एनोस अपने सारे साथियों को बोल रहा होता है कि हमें बिल्कुल भी किसी की जान जाने नहीं देनी है और चलो साथियों यहाँ पे इस जंग को रोका जाए। जितने भी फेक डीमन किंग के जो साथी थे वो सारी लड़ाई की तरफ जा रहे होते हैं और मीशा अपने फॉग का यूज करते हुए पूरे जो जंगल था उसमें एकदम धुंध फैला देती है। उसका यूज करते हुए जो ले था वो अपने तलवार से एक के बाद एक सारे डीमन किंग के साथियों को मारे जा रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अचानक से दोबारा से उगे जा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि एकदम एंडलेस है। फिर जो एनोस था वो भी जो फेक डीमन किंग था उसके कैसल के पास मेलिस और आइविस के साथ पहुंच जाता है, जहाँ पे उन दोनों को बोलता है कि जल्दी से जल्द जाओ और उस फेक डीमन किंग को बता दो कि मैं ही असली डीमन किंग हूँ। फिर जो एनोस था वो डायरेक्टली उस कैसल के सामने पहुंच जाता है और वो तैयार हो चुका होता है फेक डीमन किंग से लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उस गेट को देखता है तो उसे मीशा दिखती है और जो इन्फॉर्म करती है कि पता नहीं अचानक से जो ले है वो कहाँ पे गायब हो गया है। जो दूसरे साथी थे आइविस और मेलविस, उन्होंने पकड़ लिया होता है जितने भी फेक
फेक डीमन किंग्स के जनरल थे और उन सभी के अंदर सबसे सरप्राइजिंगली बात ये थी कि कोर थे ही नहीं। तब एनोस को थोड़ा कुछ शक होता है और वो समझ जाता है कि इस कैसल के अंदर अभी फेक डीमन किंग है ही नहीं। दूसरी तरफ जो फेक डीमन किंग था वो इंसानों की तरफ अकेले बढ़ा जा रहा होता है। वो जाता ही उनके सामने उतने में जो सामने एक ब्लैक बैरियर था वो आना शुरू हो जाता है और उसमें से एनोस निकलता है जो बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहीं पे होगे। फेक डीमन किंग भी उसकी तारीफ करता है उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए और फिर अपनी होली स्वॉर्ड को वहां निकाल लेता है और सीधा एनोस की तरफ हमला करने के लिए जाने लगता है। इसी तलवारबाजी और लड़ाई झगड़े के बीच में जो एनोस था वो फेक डीमन किंग का लॉकेट को छीन लेता है, जिससे पता चलता है कि जो फेक डीमन किंग है वो और कोई नहीं दरअसल यहाँ पे ले ही है। सच में ये बहुत ही बड़ा एकदम खुलासा था। जो ले था उसने ये सारी चीजें जो प्लानिंग की थी अपने दिमाग का यूज करते हुए। दरअसल जो ले है वही है हमारा जो हीरो कानून का असली रीइंकार्नेशन। जैसे ही ले को पता चलता है कि वो पकड़ा गया है तो अपना चुपचाप मास्क उतार लेता है। ले एनोस से पूछता है कि तुम्हें आखिरकार कैसे शक हुआ कि मैं ही यहाँ फेक डीमन किंग हूँ। तब एनोस बताता है कि मुझे तो उसी समय शक हो गया था जब तुम मीसा के साथ इस लॉकेट को खरीद रहे थे और तुमने इसे सिंगल सेल आर्टिफैक्ट कहा था और ये चीज सिर्फ 2000 साल पहले बोली जाती थी। तुम्हें दरअसल अपना 2000 साल पहले का सारा मेमोरीज याद है, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। दुनिया में ऐसे वैसे भी दो ही लोग हैं जो कि सिर्फ होली स्वॉर्ड को उठा सकते हैं, एक तो शिन और दूसरा हीरो कानून। शिन काफी वफादार है, वो कभी झूठ मुझसे बोलेगा नहीं, इसलिए मैं समझ गया था कि तुम ही हीरो कानून के पुनर्जन्म हो। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आखिरकार तुमने पुनर्जन्म लिया भी तो एक डीमन के रूप में क्यों? जिसपे ले बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा था जो ह्यूमंस है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। 2000 साल पहले जब मैं मारा गया था अपने ही जनरल के द्वारा, तब उसने इसी समय प्लान बनाया था कि वो 2000 साल बाद आएगा दोबारा से और तुम्हें यहाँ से जान से मार देगा, जिसकी वजह से जो डीमन की रेज है वही खत्म हो जाएगी। तो मैंने उसी समय प्लानिंग बना ली थी और मैंने अपने होली स्वॉर्ड का यूज करते हुए डेस्टिनी मैजिक को पढ़ा, जिसकी वजह से सारे जितने भी इंसान और डीमंस थे उनके अंदर से तुम्हारी जो यादें थी उसी को मिटा दिया और खुद ही एक फेक डीमन किंग बन गया। जिसकी वजह से अगर 2000 साल बाद जब मेरा जनरल वापस आएगा और वो अगर मुझे मारेगा तब जाके ऑटोमेटिकली इन सारे इंसानों और डीमंस के बीच में शांति स्थापना हो जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पे मारे जाओ। तब एनोस यहाँ समझ जाता है कि जो ले है वो बिल्कुल भी उसे यहाँ मरने नहीं देगा, इसलिए वो कुछ दिमाग में प्लानिंग पड़ता है। फिर एनोस बोलता है ले को कि देखो यहाँ पे जो लॉकेट तुमने मीसा को दिया था वो मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा और जब तक वापस नहीं करूंगा तब तक तुम मेरे से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होके लड़ नहीं सकते। जिसपे जो ले था वो तैयार हो जाता अपने तलवार के साथ एनोस से लड़ने के लिए और फिर एक दूसरे को इस तरीके से लड़ते हुए ये लोग अपने आप को मोटिवेट करने लगते हैं। लेकिन जो एनोस था वो स्टार्टिंग में अपने जियोग्रेस की ताकत से लगातार मीटियोर शावर से ले को मार देता है और क्योंकि हीरो कानून के पास 7 लाइफ सोर्सेस थे तो पहला लाइफ सोर्स यहाँ ले का मारा जाता है और फिर वो जैसे ही दोबारा से जागता है तो वो फिर से अपने फुल पावर से एनोस से लड़ता है। लेकिन एज यूजुअल जो एनोस था वो एक एक करके अलग अलग तरीके से लेके सारे लाइफ सोर्सेस को मारना शुरू कर देता है। लास्ट में सिर्फ आखिरी सोर्स जो लेकर रहता है वही बचता है। उससे वो जिंदा तो हो जाता है लेकिन काफी कमजोर रहता है। ले को सच में बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा आ रहा था, वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अपनी नफरत की ताकत से वो वहाँ पे अपना दूसरा स्वॉर्ड को समन करता है और फुल पावर से एनोस के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके जवाब में जो एनोस था वो एक बड़ा सा आग का गोला उसकी तरफ फेंकता है। लेकिन ले की नफरत इतनी ज्यादा थी कि वो अपने तलवार से सीधा उस आग के गोले को चीरते हुए एनोस के आर पार कर देता है और ले को रियलाइज होता है कि यहाँ पे उसने एनोस को बुरी तरीके से घायल कर दिया है। घायल ही नहीं, यहाँ तक कि उसके लाइफ सोर्स को उसने आर पार कर दिया है। इसका मतलब है कि एनोस ने जानबूझ के यहाँ भड़काया था ले को ताकि अपने फुल पावर से वो उसके लाइफ सोर्स पे अटैक कर पाए। दरअसल यहाँ पे जो ले था वो चाह रहा था अपने आप को फेक डीमन किंग बना के सेक्रीफाइस करना ताकि डीमंस और इंसानों के बीच में शांति स्थापना हो जाए। लेकिन एनोस ने फिर से अपना सेक्रीफाइस दे दिया जो कि उसने 2000 साल पहले किया था। इसके बाद एनोस फेक डीमन किंग का गेटअप धारण कर लेता है, साथ ही वो अपनी ब्लैक मैजिक की जो दीवार थी उसे भी हटा देता है। जिसके बाद सारे जितने भी ह्यूमंस और डीमंस थे वो इस दृश्य को देख सकते हैं दूर से, जिसको देखने के बाद सबको पता चल जाता है कि जो हीरो कानून का पुनर्जन्म है यानी कि ले उसने फेक डीमन किंग को मार दिया। ये देख के जो ले था उसका बुरी तरीके से मुंह उतर जाता है क्योंकि एनोस ने 2000 साल पहले ऐसा एक और बार किया था और उस समय भी उसने सिर्फ अपना ही सेक्रीफाइस दिया था। फिर जो एनोस था फेक डीमन के रूप में सारे जितने भी डीमंस थे उनको बोलता है कि जब तक मैं रीइंकार्नेट नहीं हो जाता तब तक कोई भी ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और इतना बोलने के बाद जो एनोस था वो उस लॉकेट को ले को लौटा देता है और फिर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन ले जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो अपने हीरो के गेटअप को फिर से धारण कर लेता है और वो अनाउंस करता है इंसानों और डीमंस के बीच में कि उसने फेक डीमन किंग को यहाँ पे मार दिया है, जिसकी वजह से ह्यूमंस और डीमंस के बीच में फिर से शांति स्थापना हो चुकी है। अपने प्लान को इतना खराब होते हुए देख के जो हेडमास्टर था
था ह्यूमंस का, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि सारे जो ह्यूमंस थे वो भी इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन वो जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है कि जो डीमंस है वो कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हमें इन्हें मारना ही होगा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, जिस वजह से वो जितनी भी जेसिका के क्लोन्स थे उन सभी को एक्टिवेट कर देता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन में, जिससे वो चारों तरफ तबाही ला सके। लेकिन किसी तरीके से उसे रोक लिया जा रहा होता है, जिस गुस्से में वो आस्क मैजिक का एक्टिवेट कर देता है और सारे जितने भी ह्यूमंस थे उनकी एनर्जी को सोखते हुए बड़े से जनरल में तब्दील हो जाता है, जो कि हीरो कानून का ही जनरल था। और अपने असली रूप में आते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो डायरेक्टली बोलता है कि वो किसी तरीके से भी सारे जितने भी डीमंस है उनको खत्म करके रख देगा। जो ले था वो अपनी होली स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला भी करता है, लेकिन अपने आस्क मैजिक की वजह से वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि उसके तलवार के अटैक का भी उस पर कुछ भी असर नहीं होता है। तभी जो मीसा और चाचा थी वो भी उसके सामने आ जाती है और आईबिस के मैजिक का यूज करते हुए वो दोनों एक दूसरे में ही मर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती है कि उनका अटैक सच में ताकतवर होता है। इतना ज्यादा वो ताकतवर हो तो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो जनरल था उसके ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और मौका देखते ही जनरल सारे जो जेसिका के क्लोन थे उन सभी को फिर से सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में ऑन कर देता है। लेकिन जो मीसा थी वो अपनी ताकत का यूज करते हुए उन सारे जो क्लोन्स थे उन सभी को रोकने की कोशिश करती है, जिसमें वो एकदम असफल होते जा रही होती है क्योंकि वो जितनी भी जेसिकास को खत्म करती उसके दुगने तादाद में वहाँ जेसिकास आने लगती हैं। सारे जितने भी डीमंस थे वो अब हार मान चुके होते हैं क्योंकि वो जनरल के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन उसी समय पे एक बड़ा सा जो रोशनी का स्प्लैश था वो आता है, जिसकी वजह से जितनी भी जेसिकास थी वो बेहोश होकर गिरना शुरू कर देती है। और गैस करो कौन आने वाला है? जी हाँ, जो एनोस है वो दोबारा से आ चुका होता है, जो कि अपनी बची कुची सोर्स का यूज करते हुए दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया था। एनोस को देख के सबके होश उड़ चुके होते हैं, स्पेशली जो जनरल था उसके, जिसपे एनोस बोलता है कि तुम्हें क्या लगा यहाँ तुम मुझे मार दोगे तो क्या मैं मर जाऊंगा सही में? दरअसल मैंने अपने जो ओरिजिन था उसको कहीं सेव करके रखा हुआ था, जिस वजह से मैं दोबारा से यहाँ जन्म ले पाया हूँ और ऐसा मैं कई बार कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे मारने के तो सपने देखो। लेकिन जो जनरल था वो इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि उसे इस चीज से भी डर नहीं लगता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है कि कोई नहीं, 2000 साल पहले का जो बदला था वो मैं अब ले सकता हूँ। और वो आस्क मैजिक का यूज करते हुए सारे जितने भी ह्यूमंस थे उनसे जबरदस्ती उनकी एनर्जी छीनना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो एक बहुत ही बड़े विशाल वॉरियर में कन्वर्ट हो जाता है। वो अपने तलवार का यूज करते हुए सीधा एनोस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके ऊपर वो अटैक करता है कि बीच में जो ले था वो आके उसके तलवार को डिफ्लेक्ट कर देता है। ले को इस तरीके से देख के जो एनोस था एनर्जेटिक होते हुए बोलता है कि मेरे भाई यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं जो कि 2000 साल पहले की जो नफरत है उसे खत्म कर सकते हैं। हम दोनों साथ मिलके इस जनरल को खत्म करते हैं और ह्यूमंस और डीमंस के बीच में शांति स्थापना करते हैं। इतना बोलते ये दोनों एनर्जेटिक होते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जो ले था वो अपने चेन से उस जनरल को बांध देता है और एनोस उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जो जनरल था वो बहुत ही ताकतवर था। वो अपने एक ही ब्लास्ट से एनोस को इतना दूर फेंकता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होते हुए गिरता है। फिर जो जनरल था उसकी तरफ हंसते हुए बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे? तुम अभी जस्ट यहाँ रीइंकार्नेट हुए हो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी उतनी ताकत है नहीं, तो अभी इस पूरे दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान मैं ही हूँ और मैं इस दुनिया में राज करूंगा। एनोस भी इस चीज को देख के बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने आसानी से मुझे भी हरा दोगे? और वो आस्क मैजिक का उसके सामने एक्टिवेशन डाल देता है और फिर वो अपनी जितनी भी फैन क्लब की गर्ल्स थी उन सभी को गाना गाने के लिए बोलता है, जिसका यूज करते हुए वो अपने आप को पावरफुल करता है। लेकिन जनरल को इससे फर्क नहीं पड़ता है और वो मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम सिर्फ इन 8 लड़कियों का पावर को यूज करके मुझे हरा दोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर वो बहुत सारे जो स्पिरिट स्वॉर्ड्स रहते हैं उनको समन करते हुए डायरेक्टली जितने भी डीमंस की सेना थी उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सही समय पे जो एलेनोर थी वो बीच में आके बैरियर से उन सारे अटैक्स को रोक लेती है और वो बोलती है डीमंस को कि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगी। लेकिन एक इंसान को अपने लिए लड़ते हुए देख के जो डीमंस थे वो भी मोटिवेट हो जाते हैं और एलेनोर को अपनी शक्तियां देने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो इंसानी सोल्जर्स हैं उन सभी को हम लोग बचा लेंगे, हम लोग फुल तरीके से तुम्हारा सपोर्ट देंगे। तभी दूसरी तरफ साशा और मीसा साथ में के क्रिएशन मैजिक का यूज करते हुए एक बड़ा सा डीमन कासल को बना देती है, जहाँ पे जितने भी डीमन सोल्जर्स थे वो इंसानी सोल्जर्स को जो कि घायल हो गए थे मेडिक फैसिलिटी देना शुरू कर देते हैं, जिसमें मीसा भी उनका साथ देती है। दूसरी तरफ अपने फैन क्लब के लड़कियों के गाने की वजह से जो एनोस था वो फिर से उतना ही पावरफुल हो जाता है जितना वो पावरफुल हुआ करता था, इसलिए बहुत ही बड़ा झटका उस जनरल को दे देता है। फिर एनोस उसे बोलता है, देखो जनरल, यहाँ पे जो ह्यूमंस और डीमंस है वो साथ में मिलकर शांति से रहना चाहते हैं, तुम्हारा अब समय खत्म हो चुका है। जब डीमंस
एनोस और ह्यूमंस लड़ा करते थे, जिसे सुन के जो जनरल था वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन उसी समय जो ले था वो बीच में से आके अपनी स्वॉर्ड से उसे बीचों बीच काट देता है। फिर जो एनोस था वो भी अपने कासल को समन करते हुए उसमें से अपनी सबसे पावरफुल स्वॉर्ड को वहां लेके आ जाता है। फिर वो ले के साथ मिलके जनरल को खत्म करने के पूरी तरीके से डिसाइड कर लेता है, जिससे जनरल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो फाइनल अटैक इनकी तरफ रन कर देता है, जिससे एनोस और ले बचते हुए उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपने सामने बहुत ही बड़ा बैरियर ये जनरल एक्टिवेट कर चुका होता है। लेकिन क्योंकि अभी फैन क्लब की लड़कियां लगातार एनोस के लिए गाना गा रही थी, इसलिए उसकी पावर लगातार बढ़ते ही जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत ही इजीली उस प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ देते हैं और सीधा अपने तलवार से सिर में छेद कर देते हैं। यह अटैक इतना ज्यादा जोरदार था कि जनरल अब बच ही नहीं सकता था, इसलिए वो भी अपनी मौत को एक्सेप्ट करने वाला होता है। उतने में जो एनोस था अपने पॉकेट में से एक लॉकेट को निकालता है और वो सीधा जनरल को दे देता है, जो कि दरअसल उसकी बीवी का हुआ करता था। उस लॉकेट को पाते हुए वो जनरल अपनी बीवी के ख्वाब देखने लगता है और इसी की वजह से वो आज तक डीमन से नफरत किया करता था, क्योंकि डीमंस ने अपनी लड़ाई के दौरान इसकी बीवी को मार दिया था। लेकिन क्योंकि अब उसको ये लॉकेट मिल चुका है तो वो शांति से मर सकता है और उसे इस बात की भी खुशी थी कि अब वो फाइनली अपनी बीवी से मिल पाएगा और वो शांति से इस दुनिया से चला जाता है। ये लड़ाई के खत्म होते ही जो साशा और मीशा थी डायरेक्टली एनोस को पकड़ के रोना शुरू कर देती है और वो बोलती है कि उन्हें लगा था कि इस बार वो फाइनली आएगा ही नहीं, जिस पे एनोस बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। जिसे देख के ले को भी मीशा की याद आ जाती है, इसलिए वो डायरेक्टली मीशा के पास चले जाता है, जहाँ पे मीशा ले को सही सलामत देख के उसके गले लग जाती है। फिर जो एनोस था वो जो एलेनोर है उसके मैजिक को अपने मैजिक से लिंक कर देता है और उसे बोलता है कि आज से जो तुम्हारा मैजिक है वो मेरा मैजिक है, जो चीज मेक श्योर करेगी कि कोई भी इंसान तुम्हारा अब्यूज ना कर सके। जिसके बाद जो एनोस था वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके सारे जितने भी डीमंस थे उनको उनके घर के पास पहुंचा देता है और फाइनली जितने भी डीमंस की सेना थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि उनका जो डीमन किंग का रीइंकार्नेशन है वो एनोस ही है। फिर एनोस अपना सारा काम निपटा कर घर पे आता है। एनोस के पेरेंट्स ये चीज जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि एनोस ने ह्यूमंस और डीमंस के बीच की जो फाइट है उसे खत्म कर दिया है। तभी उनकी नजर एलेनोर पे पड़ती है, जिसे देख के ये दोनों बेवकूफ उसे उसकी तीसरी बीवी समझने लग जाते हैं। जिसे देख के साशा और मीशा आपस में बात करती है कि ये लोग ये देख के थोड़े बहुत खुश तो हो रहे हैं, जब इन्हें पता चलेगा कि एलेनोर की 9000 बेटियां हैं जिसका नाम जेसिका है, तो ये लोग ये चीज जान के तो शॉक ही हो जाएंगे। और ये बात उसके मॉम डैड भी सुन लेते हैं, लेकिन इस चीज से उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और फिर सब लोग अंदर जाकर पार्टी करने लग जाते हैं। और फिर फाइनली इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरा सीरीज जिसका नाम है द मिस्टीफ ऑफ द डीमन किंग एकेडमी उसका सीजन 1 होता है खत्म। और खुशखबरी की बात यह है दोस्तों कि आपको बिल्कुल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस एनीमे का सेकंड सीजन अभी तक आ चुका है। अगर आप लोग इसमें बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स दिखाते हैं तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी सेकंड सीजन तुरंत लाने के लिए। तो प्लीज इस पे इतना तगड़ा रिस्पॉन्स दिखाओ कि मेरा एडिटर मजबूर हो जाए जल्द से जल्द इस वीडियो को एडिट करने के लिए, क्योंकि मैं रिकॉर्ड तो तुरंत कर लेता हूँ, वही काम चोरी कर रहा है आजकल। तो कमेंट सेक्शन में लिखो दीपांकर प्लीज काम करो। आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी